चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और आज शो में मेरे साथ वीरू हैं और श्रेया भी हैं और अगले 1.5 घंटे रहेंगे हम आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, स्टॉक स्ट्रैटेजीज़, निफ्टी स्ट्रैटेजीज़, इन सब पर बात होगी। शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली मार्केट के कुछ एक बेसिक मूड माहौल के साथ। जैसे मैं कहता हूँ डाउन बट नॉट आउट, ये उस तरीके का मार्केट है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो ख़राब, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है। बाज़ार नीचे आया ज़रूर, लेकिन ओपन लो ही था। ऑलमोस्ट 23,870 के करीब का लो था। ऑलमोस्ट वहीं हमने शुरुआत की और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में रहा है, करीब 130 पॉइंट की रेंज है। अप साइड में 24,000, डाउन साइड पर वो जो ओपन लो था वो उसी बीच में हम घूमे हैं। लेकिन निचले सरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाई हमने। मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार रिकवरी है एक्चुअली। वो अगर आप सिर्फ इंडेक्स को वैसे देखेंगे तो लगेगा कि अभी भी डाउन है इंडेक्स, लेकिन लो 57,649 का था, तो वहाँ से करीब करीब 700-800 पॉइंट की रिकवरी। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो शानदार रिकवरी, 18,856 का लो था, वहाँ से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी। तो कुल मिलाकर ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी है। फार्मा ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है और फार्मा लग भी रहा था आज सुबह से कि शायद आउट परफॉर्म करेगा, और अब फार्मा इंडेक्स 1.5% ऊपर। सुबह से फार्मा में एक वन वे मूव, अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन दिक्कत क्या बनी? बैंकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इस समय डे लो पर, और कुछ हैवी वेट्स जैसे कि रिलायंस, उनका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आज भी अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वीरू, सॉरी श्रेया, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, लेकिन आपने कहा कि बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार लाल निशान पर काम काज कर रहा है। हालांकि क्लोजिंग बेल्स अभी भी देखना बाकी के किस ओर इशारा करेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसे मूड माहौल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति? बिल्कुल शायद देखिए, रणनीति तो एक तो ये रहेगी कि दूर रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने बोला ट्रेड करना है तो फिर आप कुछ लेवल्स पर काम करिए। सबसे पहले 23,870 से 23,900। आई थिंक सुबह भी हमने इस लेवल की बात की थी, बॉल पार्क, कि 23,900 पर आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। 23,914 वो क्लोजिंग लेवल था जहां से हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, और 23,900 पर ही अभी भी काफ़ी पुट राइटिंग है। इनफैक्ट 23,950 पर भी काफ़ी पुट राइटिंग है। तो अभी भी लोगों को लगता है कि ये लेवल नहीं टूटेगा। अगर टूटा, जिसके चांसेस कम है, अगर टूटा तो 23,800 से 23,850, जहाँ पर आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो फिर आपका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वो टूटा तो फिर नए शॉट्स खुलेंगे यहाँ पर। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप किसी तरीके से 24,000 के ऊपर बंद हो गए, इसका मतलब होगा कि अगर आप डे हाई पर बंद हो गए तो बुल्स को राहत मिलेगी कि नहीं ठीक है, मार्केट डाउन था लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट था। फेड के उस इवेंट के बाद सब ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स हुई। इस वजह से एक और चीज़ पर नज़र रखनी होगी हमें कि आज एफआईएस क्या कर रहे हैं। आज की इस बड़ी डिक्लाइन में एफआईएस का कितना पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम ध्यान रखिए, हम गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन के बाद मार्केट नहीं गिरा है, गैप डाउन के बाद मार्केट फ्लैट रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी 3-4 दिन से थोड़ा ज़्यादा वीक हुआ है श्रेया। और बैंक निफ्टी पर अगर आज आप इंट्राडे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज क्लियरली दो पैटर्न बने। एक, पहले थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद उस रिकवरी में वापस सेलिंग भी आई। जो 51,800 तक पहुंच गए थे हम, वहाँ से वापस 51,500 पर आए। तो 51,000 से 51,500 पर बड़ा सपोर्ट है, और अगर 51,000 टूटा तो मुझे लग रहा है कि 50,500 तक का एक रास्ता ओपन होगा यहाँ पर। अप साइड पर मुझे लग रहा है कि 52,000, 52,500 क्रॉस करना अभी बहुत मुश्किल होगा। जैसा आज भी देखा आपने, 51,800 पर ही रजिस्टेंस आ गई। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और आज तो खैर वापस एक स्टॉक स्पेसिफिक डे रहा है, किन शेयरों पर खास नजर रही? जिसमें कोई राय नहीं, गुड आफ्टरनून पहले, गुड आफ्टरनून। इसमें कोई राय नहीं कि इट्स फार्मा, आई मीन कंप्लीट ग्रिप है। अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज को देखें, कॉल पैटर्न्स को देखें, तो सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और आपकी स्क्रीन पे मैं स्टॉक्स रखूंगा। देखिए, इसमें पहला स्टॉक होगा सिप्ला। आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% ऊपर करीब करीब ट्रेड करता हुआ। सिप्ला में हो क्या है, जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ 2.5% का गेन यहाँ पर है, और ये अब एक एज पे बैठा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार कर चुका है, 1500 के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एक एवरेज परसिस्ट करता है करीब करीब 1516 1521 के बीच में, इसका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर ये काटे तो हम एटलीस्ट 100 रुपये का जोन जो है क्लियर है, जिसके बीच में कोई एवरेज नहीं है, और शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल ही है। तो पहला काउंटर रहेगा सिप्ला। उसके बाद ल्यूपिन। आई मीन कुछ देर में हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, बट ल्यूपिन एक बहुत क्लियर चार्ट। और ल्यूपिन में क्या हो रहा है, ल्यूपिन में हमारे पास एडवांटेज ये है, सिप्ला में तो एक एवरेज ड्यू था अभी, इसमें वो भी नहीं है। इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड
क्रिएट किया 2050 से लेकर लगभग 2150 के बीच में, और अब ये अपनी एक मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, और मल्टी मंथ मतलब आप ये मान के चलिए कि 4 अक्टूबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। लुक एट ओआई एडिशंस 3.5% कंप्लीटली। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के पर्सपेक्टिव से सिप्ला ल्यूपिन में भी अच्छा ब्रेकआउट है, और आखिरी में एक मैं स्टॉक रखूंगा दैट्स आई थिंक लॉरस लैब, करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, बट इसमें एक फ्लैग विजिबल है। आप ओआई देखिए, और पिछले 4 दिन से फ्लैग के एज को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, करीब 3 लाख शेयर घटे हैं और 574 पे ट्रेड करता हुआ फ्लैग का ब्रेकआउट होगा अप्रॉक्सीमेटली 578 के ऊपर। तीनों स्टॉक्स फार्मा से। पर अनुज, यहीं से मेरा प्रश्न ये भी निकलता है कि इस बाजार के मतलब जो भी रत्ती भर जो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो है फार्मा, और हालांकि आईटी योगदान आज डाउन साइड में दे रहा है, बट मोर और लेस प्लेसमेंट आप देखिए स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट अच्छा करते हुए। क्या इस डाउन स्विंग में ट्रेडर्स को लॉन्ग ट्रेड अगर पिक करना है, बेटर प्लेस लॉन्ग ट्रेड्स में हाइड करने के लिए क्या फार्मा और आईटी है? बिल्कुल वीर, एंड आई थिंक ये हमारी सुबह डिस्कशन हुई भी थी जब आपने मुझसे दूसरा सवाल पूछा था कि फिर यहाँ से किन थीम्स पर फोकस करें, और हमने एक ही बात की थी कि आईटी और फार्मा जहाँ विजिबिलिटी है क्लियरली, जहाँ यूएस मार्केट और की स्ट्रेंथ है, जहाँ यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। देखिए मार्केट गिरे हैं क्योंकि यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ, इसका मतलब यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इसका मतलब और रेट कट नहीं आएंगे, इस वजह से मार्केट गिर गए। लेकिन उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी थी, अपॉर्चुनिटी उन सेक्टर्स में जिनका एक्सपोजर यूएस में है, तो इस वजह से आईटी और फार्मा वहाँ पर टॉप चॉइसेस थे। और फार्मा तो वीरू कल भी देखिए, अगर आप तो कल भी काफ़ी शानदार कर रहा था और आज भी शानदार कर रहा है। फार्मा में बहुत हद तक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। कोई भी फार्मा स्टॉक अगर आप उठा के देखें तो कोई ऑब्सीन वैल्यूएशन पर नहीं है। आईटी में आप फिर भी कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक एटलीस्ट कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट जैसे स्टॉक्स वापस अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्टॉक चल रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट मार्केट को यहाँ विजिबिलिटी है, इसके लिए ये स्टॉक्स अभी भी यहाँ पर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको इस मार्केट में लॉन्ग साइड पर अगर कोई ट्रेड ढूंढना ही है तो वो इन दो सेक्टर्स में से होगा, आईटी और फार्मा में से। बाकी सेक्टर्स में भी क्लियरली थोड़ी सी वीकनेस है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए, उसके बाद हम कार्यक्रम का क्रम बताएंगे आपको। श्रेया बताइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स। जो बिल्कुल लगातार चौथा दिन जब बाजार में बिकवाली हावी रही और स्टॉक्स पे नजर डाले तो मंदी के ट्रेंडिंग शेयर से शुरुआत होगी। एशियन पेंट्स पे डेंट पड़ा है 3.25% के करीब। ये स्टॉक बजाज फाइनेंस फिनसर्व पर भी डेंट पड़ता दिखा। 2.5% से ज़्यादा टूट गया स्टॉक। बजाज फाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल, 2.5% से ज़्यादा टूटा। JSW स्टील पर भी बिकवाली हावी और 3.25% की गिरावट इस पे। इसके अलावा वायदा कारोबार में LTI माइंट्री पर डेंट पड़ता दिखा। 4.5% का तगड़ा डेंट इस पे पड़ा है। ABB इंडिया भी टूटा 4% से ज़्यादा। क्यूबन्स पर बिकवाली हावी 4% से ज़्यादा और चोला इन्वेस्टमेंट भी 3% से ज़्यादा की गिरावट का शिकार हुआ। तेज़ी के ट्रेंडिंग शेयर्स की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर्स में शामिल, 4% से ज़्यादा की तेज़ी। सिप्ला, सारे ही फार्मा स्टॉक्स आज तेज़ हैं, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। BPCL में भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी और हीरो मोटोकॉर्प ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई, 1% के करीब। इसके अलावा इप्का लैब्स भी आज तेज़ हुआ 5.5% से ज़्यादा। बॉट में भी तेज़ी 3% से ज़्यादा। ल्यूपिन आज के सत्र में तेज़ 2.5% से ज़्यादा और टोरेंट फार्मा में भी अच्छी खासी खरीदारी 3.25% से ज़्यादा। बिल्कुल, फार्मा शेयरों में खैर अच्छी खासी तेज़ी आप देख रहे हैं। सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स अपसाइड के मेनली फार्मा के हैं। चलिए आपको बताते हैं आज हमारे साथ शो में क्या क्या है। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे फंडामेंटल कॉल्स के लिए। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गाबा सर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद्य, शिल्पा राउत और रुचित जैन। 2:20 पर यतिन से जानेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर क्या है ब्रोकरेज व्यू। साथ ही हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीनियर एनालिस्ट अंकुश महाजन जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे फार्मा सेक्टर पर। 2:30 पर कॉर्पोरेट स्कैन में बात करेंगे इक्सिको के ग्रुप CFO सौरभ देवेंद्र सिंह से। 2:35 पर लता मैम से जानेंगे रुपए में गिरावट, जो रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है उस पर क्या व्यू है। अब 2:45 पर यतिन से जानेंगे एक्सेंचर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, उस पर काफ़ी नज़रें रहेंगी क्योंकि IT काफ़ी उस पर मूव करता है। 2:50 पर श्रेया से जानेंगे स्विगी पर क्यों है ब्रोकरेज बुलिश। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए गुरमीत चड्डा हमारे साथ जुड़ेंगे, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO। 3 बजे डीलिंग रूम चेक और उसके बाद BTST STBT कॉल और मार्केट स्ट्रैटेजी। शुरुआत करते हैं, फिर हमारे साथ पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का डॉक्टर का ही प्रिस्क्रिप्शन है, वो है फार्मा सिप्ला चलना चाहिए। 1508 पर ट्रेड किया है क्योंकि 1500 पार कर लिया, 1508 पे, इसलिए 1500 का स्टॉप लगाना चाहिए। ₹8 का टारगेट मेरे ख्याल से 1530 के नजर आते हैं सिप्ला में।
हो सकता है कल तक चला जाए, लेकिन सिप्ला जाना चाहिए। जी हाँ, सिप्ला अभी मैं मेरे स्टॉक्स में सबसे ऊपर सिप्ला ही था। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत स्ट्रांगली प्लेस स्टॉक। उसके बाद चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त है मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बिल्टअप लॉन्ग साइड में है, मोर देन 5%, रफली 6% नाउ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 3830 से लेकर 3850 इसका एक इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3830 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3850। ठीक है, शिप्ला जी की ट्यूब इन्वेस्टमेंट पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया आज के लिए? श्रेया जी, यहाँ पर लुपिन पे ध्यान है, क्योंकि लुपिन में स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। कल भी रैली में इसने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो करंट लेवल्स पे लुपिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 21, 24 के रहेंगे और टारगेट सेट करने हैं 22, 25 के। 2225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है लुपिन में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 2160 का कॉल ऑप्शन जो 31 रुपए पे 31 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 19 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो मानस की ट्रेड हो गई लूपिन पर। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, बताइए आपकी ट्रेड। मेरी इस वक्त ट्रेड रहेगी अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। और अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स 7313 पे है। डिस्क्लोजर में हमारे क्लाइंट्स के पास भी होगा ये। और यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट है 7380 का और हमारा सपोर्ट रहेगा 7280 का। और अगर आप ऑप्शन के जरिए भी प्ले करना चाहते हैं तो 7300 का सी भी बाय कर सकते हैं, जिसमें 80 का एसएल लगा के 110 का टारगेट लगा सकते हैं। न जाने किस नोट पे अगर आप देखें तो ये क्लोजिंग शुरू हुई है। इट्स मेरे ख्याल से सिर्फ दवा और हॉस्पिटल का जिक्र हुआ है तब से यहाँ पर। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा रुचित? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और ऑलमोस्ट सभी फार्मा स्टॉक्स कवर हो गए हैं। सो मैं यहाँ पे फार्मा के अलावा एक और स्पेस है जहाँ पे आज थोड़े रिवर्सल के साइंस है, तो मैं वहाँ पे कवर अप करूंगा, वो है ओएमसीज में। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में काफी अंडर परफॉर्मेंस या करेक्टिव फेज ओएमसीज में रहे हैं, लेकिन आज बीपीसीएल अपने प्रीवियस स्विंग लो पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है। एचपीसीएल भी अपने 89 ईएमए के आसपास एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक ओएमसीज भी एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे हम शायद नियर टर्म में एक रिवर्सल या एटलीस्ट एक पुल बैक मूव प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। तो एचपीसीएल विद इन द स्पेस मेरी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, बट एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करेक्शन के टाइम पे एचपीसीएल ने दिखाया है। सो एचपीसीएल करंट लेवल्स पे 392 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है 440 के अराउंड के टारगेट के लिए। पीसीएल और एचपीसीएल, ये दो स्टॉक्स आज के लिए। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, मुझे वायर्स एंड केबल्स जो सेगमेंट है उसमें पॉलीकैब काफ़ी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएस में काफ़ी समय से बना हुआ है और उसकी चर्चा भी हमने काफ़ी बार शोज पे की है। तो हमें इस स्टॉक की पेडिग्री काफ़ी अच्छी लगती है। अब आप देखेंगे पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब का आज की डेट में ऑर्गेनाइज साइड में करीब 25 से 26% का मार्केट शेयर है। कंपनी आने वाले 2 सालों में करीब 1000 करोड़ का केपेक्स पर एनम करने की तैयारी कर रहा है। तो हमें लगता है कि एक सिग्निफिकेंट केपेक्स कंपनी कर रही है और ज़्यादातर जो केपेक्स हो रहा है वो इंटरनल अप्रूवल्स के थ्रू हो रहा है। और कंपनी ने एक टारगेट बनाया कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू का, जहां पर पे 26,000 करोड़ की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में हिट करने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था, लीप प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सिनर्जीज कंपनी के अंदर में आती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लीप के तौर पे जाना जाता है, जिसके चलते हमें लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ पे काफी फोकस है कंपनी की। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 31% है, आरओई ऑलमोस्ट 23% के आसपास है। और पिछले 3 सालों में अगर से आप देखें तो कंपनी की टॉप लाइन 27% से ग्रो हुई है, वहीं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 25% केगर बन रही है। तो हमें लगता है कि जैसे ये कंपनी 26,000 करोड़ की टॉप लाइन हिट करता है तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नजर आएगी। और टेक्निकल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्टॉक में अब 70 to 100 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो अपसाइड है 80 to 100 तक के लेवल्स पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये हमारी टॉप पिक रहेगी। पूरे केपेक्स सेकंड हाफ में जो केपेक्स हैवी होने वाला है, उसका भी एक प्रॉक्सी प्ले ये कंपनी देखने को नजर आ सकती है। कुल पॉलीकैब ये होगी आशीष जी के पिक का। अच्छा, एक बात मैं कहूँ, लेकिन देखिए, अगर आप सही स्टॉक्स चुन पाते हैं
तो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट क्या करे, पैसा अच्छा बनता है। फॉर एग्जांपल कल दो स्टॉक्स की बात हुई थी, लुपिन और इप्का लैब्स, और दोनों देखिए इस समय डे हाई पर हैं। आई थिंक इप्का लैब्स आशीष बहती जी ने पिक किया था। लुपिन हमने कल सुबह बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया था कल सुबह, और उसके अलावा इसको ट्रेड्स में भी लिया गया था, लेकिन दोनों स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है। और आज सुबह सुबह बीएससी की बात हुई थी कि बीएससी में साइन दिखे थे, फर्स्ट साइन रिकवरी के, और अब देखिए बीएससी का स्टॉक 5455 का लो लगाकर अब 5776 पर, मतलब करीब करीब 6% की इंट्राडे रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। आशीष, गुड आफ्टरनून। बीएससी पर क्या व्यू होगा इस प्राइस पर? बिल्कुल, देखिए बीएससी पे हमारा व्यू अनुज काफी पॉजिटिव ही रहा है, और इस पे हमने चर्चा भी की इसकी। सीडीएसएल, केफिन टेक्नोलॉजीज, कैपिटल मार्केट्स के जो ये प्ले हैं ये स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे ट्रेंड में है, और बीएससी तो खास तौर पे जिस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट बेनिफिट बीएससी को मिल रहा है, जहां पर पे वीकली ऑप्शंस के अंदर में एक रिस्ट्रिक्शन रखा गया, कितने सीरीज के अंदर में ये एक्सपायरीज आ सकती है, तो उस सबको उसका जो डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो बीएससी को मिलेगा, क्योंकि बीएससी जो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर रखता था एक समय पे डेरिवेटिव्स में, अब कहीं जाके डबल डिजिट में आने की तैयारी कर रहा है, तो एक मार्केट शेयर गेन बीएससी के अंदर में देखने को मिलेगा। सेकंड, जो इनकी होल्डिंग्स है सीडीएसएल के अंदर में, वहां पर भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीडीएसएल कंटिन्यूसली 83% इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ले रहा है न्यू इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट ओपनिंग का, तो उसका भी बेनिफिट बीएससी को मिल रहा है। प्लस साथ साथ में जो स्टार एमएफ की जो इनका प्लेटफॉर्म है, जहां पर पे म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके अंदर में भी काफी एक ट्रांजेक्शन्स में रुझान आ रहा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि बीएससी कहीं ना कहीं 6200 से 6500 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आने वाले समय में छू सकता है। तो बीएससी एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हम पोर्टफोलियो में भी ओन करते हैं, और ये हमें अभी भी काफी पसंद आता है। ओके, बीएससी 5771 पे आके ट्रेड करता हुआ। मीन वाइल लेके आइए आप निफ्टी फार्मा। मेरे ख्याल से अभी पूरे पैनल ने निफ्टी फार्मा पे फोकस किया है, स्टॉक्स पे फोकस किया है। निफ्टी फार्मा करीब करीब 2296 पे क्लियर कट अब ये ओवरटेक कर चुका है 8 नवंबर के स्विंग हाई को। लॉरस को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 574, क्या खूबसूरत इंट्राडे ब्रेकआउट आता हुआ। शिल्पा जी 574.40, मैं पिछले 10 मिनटों से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। लुक एट, एक बार जरा ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। अभी अभी एक शार्प स्विंग आया है, अच्छे शॉर्ट कवरिंग 574.40। इस पर फ्यूचर्स या फिर कोई कॉल रीड किया है शिल्पा जी आपने, जिसमें हम इस फ्लैग को खेल सकें बात करते करते 574-65 पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आज सुबह से फार्मा हम लोग कंटिन्यूस बेसिस में प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड भी करते आए हैं। तो लॉरस लैब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 550 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन ये जो अभी एक मूव आया है मुझे लगता है 585 से 590 600 तक आपको एक एक दो दिन में ये मूव करते हुए बहुत क्विकली दिखेगा। तो किसी को अगर प्ले करना है तो आप 580 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹7.30 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ₹3 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा टुवर्ड्स 30, एंड इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 19 तक भी जा सकता है। ठीक है, एक स्टॉक कोफोर्ज, जिसमें भी आज तेजी दिख रही, मानस जी, इसमें भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और लगभग 2% तक ये स्टॉक अप है। हम लगातार बात भी करते आ रहे हैं स्टॉक में, आईटी सेक्टर का स्टॉक। क्या रीड कर रहे हैं आप स्टॉक को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी देखने को मिल गया है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में जो आपने ऑलरेडी अगर बना ली है तो वहां पर बने रहना चाहिए। आपको केवल इतना करना है कि जो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 9490 9490 के नीचे रख के पोजीशन को होल्ड करें। जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि शायद 9810 और 9910 ये दो टारगेट्स पॉसिबल है कोफोर्ज में। बिल्कुल, कोफोर्ज का शानदार केस स्टडी रही है ये। कितनी बार हमारी स्पॉटलाइट बिग स्टॉक्स हर जगह आया है ये स्टॉक। आशीष, अब इसमें एक चीज़ जो क्लियर है कि जब गिरावट आई थी, जब बेरिंग ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया था, तब लोगों को लगा था कि अब नॉन प्रमोटर कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। उसके बाद से सबसे स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक का। अब ऑलमोस्ट 5 डिजिट का होने वाला है ये स्टॉक, लेकिन इसकी वैल्यूएशंस अब जिस तरीके की हैं, क्या इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री बनती है या फिर अब रुकना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल आज तो देखिए, जैसे आपकी पोजीशन ऑलरेडी अगर से स्टॉक में है तो देखिए उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत डिफरेंट होता है, और एक फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इस समय मुझे लगता है कोफोर्ज में
फ्रेश एंट्री के पर्सपेक्टिव पे हमें थोड़ा सा रिस्क काफ़ी स्ट्रेच नज़र आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पे अब जब भी कोई डिप आए जो इसको कम से कम 8,800 8,700 की जोन पे लाए, तो तब जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वापस से फ्रेश पोजीशन लेने की एक रिकमेंडेशन की जा सकती है। बट इस समय पे मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेच्ड है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेंड में चेंज है, तो जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ अपने प्रॉफिट के ट्रेड्स को जितना वो राइड कर सके उतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट न्यू एंट्री के टर्म्स में डेफिनेटली मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रेच्ड है। इसके कंपैरिजन में दूसरी जो आईटी कंपनीज है जहां पर पे अभी तक के बहुत बड़ी चाल नहीं आई और जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है उन पे फोकस करें तो मेरे हिसाब से एक ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। और वहां पे मुझे लगता है कि सायंट, LTIM जैसे जो स्टॉक्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है हो सकता है इनमें जो डिप आई है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के लिए बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए अब आज एक टॉपिक की बात करते हैं, बट टाटा कंज्यूमर का स्टॉक लेकर आइए। और आज सुबह सुबह एक स्टोरी वायरल हुई, हालांकि वो स्टोरी में कुछ खास दम था नहीं, लेकिन स्टोरी ये थी, एक वेबसाइट ने कहा कि स्टारबक्स शायद इंडिया को एग्ज़िट कर रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि स्टारबक्स और टाटा का एक जॉइंट वेंचर है, तो टाटा ग्रुप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें मामला पूरा फंसा कहाँ से, ये कहाँ से पूरा का पूरा मामला आया? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे के पूरे कमिटेड हैं इंडिया में, स्टारबक्स ने कहा। टाटा कंज्यूमर के जो CEO हैं उनका 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू रॉयटर्स में छपा था और वहाँ से थोड़ी सी इशू शुरू हुई। उन्होंने कहा कि थोड़ा अब हम अपने स्टोर्स को स्लो डाउन करेंगे, 120 स्टोर्स के बजाय 100 खोलेंगे अगले साल, और इस साल 100 के बजाय 80 खोलेंगे। हालांकि 2028 तक जो हमारा टारगेट है 1000 स्टोर का, वो इंटैक्ट है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि लोग कम खर्चा कर रहे हैं स्टारबक्स के ऊपर, शायद महंगाई बहुत ज़्यादा है इसके लिए, प्लस उनको क्वालिटी लोकेशन नहीं मिल रही है, ये भी बात उन्होंने कही। और अगर आप इंडियन स्टारबक्स का बिज़नेस देखेंगे तो 12% इनकम ज़रूर बढ़ी 1218 करोड़ पर, लेकिन घाटा भी बढ़ा 25 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ पर आया। तो क्लियर कट एक इशू है। इस पर ज़रा वीरू को भी दिखाइए, हमारे पैनल को भी दिखाइए। और मेरा सवाल ये है यहाँ पर सबसे कि ऐसा क्या है कि स्टारबक्स नहीं चलता है इंडिया में, या फिर लॉस मेकिंग है? वीरू, मैं आपसे शुरुआत करूँगा कि आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। मैं बता रहा हूँ अनुज, ये है एकदम प्रीमियम लोकेशंस पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ यहाँ का, नोएडा का सबसे प्राइम लोकेशंस पे होते हैं ये। और इनका जो अमूमन जो जिस एवरेज कॉफ़ी का प्राइस है ना अनुज, और जो भी आई मीन अराउंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छे दाम पे CCD वो क्लाइंट्स ले जाता है, मैंने कहीं उपभोक्ता ले जाता है। आप जाइए यहाँ पे किसी भी स्टोर पे, टाटा कंज्यूमर और स्टारबक्स पे आपको कम लोग मिलेंगे वनस्पत CCD या फिर किसी दूसरे स्टोर के। मुख्य कारण आप प्रीमियम जगह पे बैठे हैं और आपके प्रोडक्ट का दाम सबसे ऊपर है अनुज, ये प्रमुख कारण है। बिल्कुल। श्रेया, आप जाती हैं स्टारबक्स? मुझे लगता है सर क्योंकि प्रीमियम की बात की वीरू सर ने, लोग टिम हॉर्टन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर एक्सपेंसिव किसी को कॉफ़ी पीनी है तो दे प्रेफर टिम हॉर्टन्स, कनाडा की कंपनी है, तो दे प्रेफर दैट इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स। ये भी एक है, और बरिस्ता भी एक इस कंपटीशन में है जो पीपल प्रेफर इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स, मुझे लगता है। टिम हॉर्टन्स हमारे नोएडा वाले ऑफिस में है, वो आई थिंक वीरू मुझे एक बार लेके गए थे वहाँ पर। वो हाँ, नोएडा वाले ऑफिस में हमारे सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, पर्सनली मैं तो मद्रास कैफ़े की 35 रुपए की कॉफ़ी पी के ज़्यादा खुश हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, फिल्टर कॉफ़ी। हाँ गावा सर, बिल्कुल मद्रास कॉफी, एब्सोल्युटली करेक्ट, डबल फिल्टर कॉफी। हाँ, ये दिन आप जाते हैं स्टारबक्स? मैं बिल्कुल नहीं जाता, एक्चुअली मैं चाय पीता हूँ। और मुझे लगता है जैसे अनुज ने बहुत वैलिड पॉइंट कहा, फ़िल्टर कॉफ़ी 35 रुपये की है, चाय कटिंग आपको अच्छी 30-35 रुपये 25 रुपये मिल जाती है, तो आप 300-400 क्यों खर्चा करोगे? मुझे लगता है कि यूरोप में और आप कोई अमेरिकन कंट्री में चले जाएंगे, साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ जो चाय का कल्चर, कॉफ़ी का कल्चर बहुत डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट्स वहाँ सिमिलर हैं। भारत में वैसा नहीं है, आपको हर प्राइस पॉइंट पे हर चीज़ मिलती है 100%। और ये बात, और दूसरा कि भारत का क्लाइमेट है ना अनुज जी, हम लोग एक ह्यूमिड कंट्री हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो ये हॉट बेवरेज में हम लोग शायद सुबह चाय पी लेंगे, लेकिन आप कहोगे यार शाम में चलो या दोपहर को चलो कॉफ़ी पीते हैं, वैसा कोई कल्चर नहीं। मुझे लगता है थोड़ा वो क्लाइमेट का भी एक इशू है और प्राइस पॉइंट का भी इशू है। बिल्कुल, प्राइस पॉइंट का भी इशू है। और एट द एंड ऑफ द डे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो स्टारबक्स इंडिया में क्लियरली बहुत महंगा है, इसका भी शायद एक इम्पैक्ट है।
रचना जी, आप जाती हैं स्टारबक्स या फिर चायोस या कुछ और? नहीं, हम चाय वाले हैं तो कॉफी का प्रेफरेंस कम रहता है एंड प्राइस इज आल्सो अ मैटर, सो आई वुड रादर डोनेट दैट मच फॉर अ स्ट्रीट एनिमल, उनका पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा इंस्टेड ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी फॉर मी। अच्छा, इनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी अजीब है। वो सबसे छोटा कप को टॉल बोलते हैं। वो मैं थोड़ा सा कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसको लेकर। है ना? शिल्पा जी, आपका क्या व्यू है इस पर? जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफर करेगा बिकॉज आई हैव अ 13-year-old डॉटर, जिसको मॉल मतलब उसको पहले स्टारबक्स याद आता है। आप जोमेटो खोलेंगे कोल्ड कॉफी मतलब वो शी विल नहीं, हैव मैं डॉटर का व्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका व्यू पूछ रहा हूँ। That's what I'm saying that, you know, मेरे लिए Starbucks is something कि जो every now and then चलता रहता है and I see that crowd, जो लोग चले जाते हैं स्कूल कॉलेज में, वो लोग जाके बैठ जाते हैं, you know, they don't ask you also if you're having or something। तो मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है। आप एक कॉफी लेके बैठ जाओ 3 घंटा 4 घंटा, then also nobody asks you, so in that regards वो मुझे लगता है Starbucks is friendly for these people but probably that is not helpful for the company। ये जो बात कही ना शिल्पा जी ने, मैं जब पहला ट्रेडर्स कार्निवल किया था मैंने, तो मैं वहाँ पर एक जर्मन ट्रेडर को मिला था जो थाईलैंड में शिफ्ट हो गए थे। वो कहते थे मैं तो वाईफाई भी अपना यूज़ नहीं करता, यहीं स्टारबक्स में आके बैठ जाता हूँ, एक कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, पूरे दिन यहीं से बैठकर ट्रेड करता हूँ। खैर एनीवे, ये सब अभी खैर कंपनी की तरफ से तो बयान आ चुका है, टाटा कंज्यूमर की तरफ से, कि क्लियरली वो जो खबरें थी वो एकदम बेसलेस थी। मानस, आप क्या प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफ़ी? अनुज जी, पूरी प्रोफेशनल लाइफ में तो जो कटिंग चाय का जो मजा था ना, वो स्टारबक्स तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो प्रेफर तो वही करेंगे, बट ये बात सही है कि जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल प्रेफर करते हैं उनको बैठा के बाहर आके कटिंग पीना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। एक रुचि जी बचे पैनल में, उनसे भी पूछ लेते हैं। रुचि जी बताइए, आप गए हैं स्टारबक्स ऑफ लेट? वंस इन अ वाइल जाते हैं, लगभग 2 या 3 महीने में एक आध बार स्टारबक्स जाते हैं, बट काफी रेगुलर है माटुंगा की फिल्टर कॉफी के लिए, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड रहता है। सो अगर आप कंपैरिजन रेशियो देखेंगे तो डेफिनेटली फिल्टर कॉफी है ना, उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो खैर माटुंगा की फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, और उनमें से एक अभी हमारे न्यूज़ रूम में भी एंटर कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूँगा। लेकिन खैर हाँ, ये चीज़ तो है कि प्राइस पॉइंट इंडिया में काफ़ी मैटर करते हैं, और इवेंचुअली शायद स्टारबक्स की कॉफ़ी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है लोगों के लिए, और ये एक कारण हो सकता है। जो भी कारण है नंबर्स में दिख रहा है, क्योंकि लॉस बढ़ा है कंपनी का, और रेवेन्यू भले ही बढ़ाओ, और खैर लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ है, कंपनी ने बोला है कि नहीं, हम रहेंगे वैसे देश में। लता मैम भी आ गई हैं स्टूडियो में, और लता मैम एक्चुअली आपको पता है कि आप तो खैर काफ़ी फ़िल्टर कॉफ़ी की शौकीन है वैसे, लेकिन हम डिस्कशन एक्चुअली कर रहे थे स्टारबक्स की, कि स्टारबक्स की नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए साउथ इंडियन माटुंगा के रेस्टोरेंट्स में कंपटीशन यतिन से मिलता है। ज़्यादातर वे और उनके फ्रेंड्स क्राउड आउट कर देते हैं हमको। यतिन हर जगह पहुंच जाते हैं। खैर ऐसा को वो खाली वो नहीं है। बॉर्न एंड बॉट अप हूँ माटुंगा में रहता हूँ। लता मैम नहीं रहती है माटुंगा में, मैं माटुंगा में रहता हूँ। मेरे लिए जरा आना हो गया। आज भी जब माटुंगा सर्कल पे वो मैसूर कंसर्न्स में जब वो रोस्ट होती है कॉफ़ी, तो पूरे सर्कल में लता मैम को पता होगा कि आपको कॉफ़ी की वो महक आती है। हाँ खैर मैं भी खैर काफ़ी जाता हूँ माटुंगा। संडे तो खैर काफ़ी बार हम भी माटुंगा गए, जब से बॉम्बे आए हैं तब से कल्चर रहा है ये। खैर चलिए, अब बात यहाँ पर हो रही है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है करेंसी। जी हाँ, आज रुपी ने 85 टू द डॉलर को ब्रीच किया, और सुबह साइन थे उसके, जिस तरीके से डॉलर में भी स्ट्रेंथ आई थी। लता मैम, तो 85 पर रुकेगा या अभी यहाँ पर भी रुकने वाला है? अभी रुकना मुश्किल है, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुका है। ये फेडरल रिजर्व का एक्स्ट्रा हॉकिश स्टेटमेंट की वजह से डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर पहुंच गया, तो ऑल करेंसीज डिप्रिशिएट हुए हैं बिटवीन 15 बेसिस पॉइंट्स एंड 75 बेसिस पॉइंट्स। ये रेंज में थाई बात, मलेशियन रिंगिट, और ख़ास करके हमारे लिए रेनमिनबी में 15 बेसिस पॉइंट का डिप्रिसिएशन हुआ आज, और हमारा भी उतना ही हुआ है 15 बेसिस पॉइंट्स। तो 85 तो पार करना ही था। लेकिन अभी ट्रम्प के टैरिफ्स के अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुए हैं, वो तो जनवरी 20 को पता चलेगा, और उसके बाद पता चलेगा।
चाइनीज़ रेनमिनबी ट्रेडर्स तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8 तक जाने का पूरा चांस है। और भी मैं पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स बता सकती हूँ स्ट्रीट में। लास्ट टाइम 2018 में जब ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए थे, जब ट्रेड वॉर पहले शुरू हुआ था, तब चाइनीज़ करेंसी का डेप्रीसिएशन 13% था और तब वो 60% की बात भी नहीं कर रहे थे। अभी हम 60 सोचे तो बहुत ज़्यादा डेप्रीसिएशन हो सकता है। और हमारा सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट चाइना के खिलाफ है, इसीलिए हमें एटलीस्ट सम कॉम्पिटिटिव डेप्रीसिएशन करना होगा। अभी स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन है कि 87 बाय 2025 ईयर एंड दैट इज़ द कॉमन एवरेज। मुझे वही सुनने को मिला आज कि 87 तक जाने का चांस है, तो 85 में रुकने वाला नहीं है। शायद मार्च एंड तक 85.5 हो जाएगा और उसके बाद लोग देखेंगे कि 60% का टैरिफ तो टू फोर्स पीपल टू कम टू द टेबल, वो वाला टैरिफ है, वो एक्चुअल टैरिफ्स नहीं होगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि वो 20% टैरिफ्स हो सकता है, लेकिन वॉट एवर इट इज़, असलियत तभी पता चलेगा। सबका मानना था कि ये सब फैक्टर्ड इन है, इसीलिए तो 107 तक पहुंचा, 108 तक करेंसी पहुंचा। लेकिन हमने फेड के पहले भी वही सोचा था कि रेट कट्स आर ऑलरेडी इन द प्राइस, लेकिन जब एक्चुअल इवेंट आया तो हो सकता है कि और भी डेप्रिसिएशन का चांस है। बिल्कुल, समीर अरोड़ा कहते हैं कि नथिंग इज ऑलवेज इन द प्राइस, इवेंट के बाद मूव आता ही है और आज खैर काफ़ी अच्छा मूव आया। और एक बात मैं बोल दूं, वो गोल्ड का एक कंफ्यूजन था ना कि गोल्ड इंपोर्ट शायद इतना था ही नहीं, उसके वजह से रुपी इतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि वो करेक्ट नंबर आ जाएगा, शायद थोड़ा डबल। वो थोड़ा उस नंबर को लेकर कंफ्यूजन उसके लिए थोड़ा रुपी का सपोर्ट 100%, नहीं तो 85-10 वाज एक्सपेक्टेड। दादा मैम शुक्रिया। तो ये इस समय डॉलर रुपी, खैर रुपए की कमजोरी का एक फ़ायदा कुछ सेक्टर्स को भी मिला है, आईटी और फार्मा, यहाँ पर तेज़ी है और फार्मा आज सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर है, 1.5% इंडेक्स ऊपर है। इस इंडेक्स की और कंपनियों की बात करेंगे, लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं। एक नमूरा की रिपोर्ट आई जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डीज आज निफ्टी और एफएनओ का टॉप गेनर है, 4% ऊपर है। क्या कहा है नमूरा ने डॉक्टर रेड्डीज पर, ये जानते हैं यतिन से। यतिन बताइए। तो डॉक्टर रेड्डीज आज टॉप गेनर है निफ्टी का, और कहीं ना कहीं नोमुरा का जो अपग्रेड आया उसके बाद स्टॉक फोकस में हो चला है। आज एडवर्स मार्केट कंडीशंस के बावजूद स्टॉक में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। नोमुरा का यहाँ अपग्रेड हुआ है, खरीदारी की सलाह है, उनकी 1500 के टारगेट्स हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 200 रुपये की अपसाइड जो है वो नोमुरा को दिखाई पड़ रही है। उनको लगता है कि बाजार को ये लगता है कि रेवलिमिट का एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस साल कंपनी ने रिकॉर्ड कैपेक्स किया है जिसका आने वाले दिनों में आपको रेवेन्यू पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ भी डॉक्टर रेड्डीज ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है, जिससे आगे जाके एक प्रोडक्शन में भी कैचअप होगा। और कहीं ना कहीं बायोसिमिलर्स और GLP-1 जो इनके एक बायोमोलिक्यूल्स हैं, यहाँ आपको एक अपसाइड मिलती हुई नज़र पड़ सकती है जो बाजार अभी तक फैक्टर इन नहीं कर रहा, और शायद इसीलिए नोमुरा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए, तो ये इस समय नमूरा का व्यू डॉक्टर रेड्डीज़ पर, लेकिन पूरे फार्मा सेक्टर की बात करते हैं और हमारे साथ आप जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकुश महाजन। अंकुश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत करते हैं, क्या आपका क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर, आज का टॉप गेनर? वी आर पॉजिटिव ऑन द डॉक्टर रेड्डी नाउ। डॉक्टर रेड्डी पे हम लोग पॉजिटिव हैं। डॉक्टर रेड्डी जो है उसका जी रेवेन्यू से मेजर सेल्स आ रहा है $350 मिलियन का। अगर हम देखें तो यूजुअली जो अदर बिजनेस है यूएस में वो आपका $800 मिलियन का है, और इंक्रीमेंटल सेल्स जो है वो $350 मिलियन जी रेवेन्यू का आ रहा है। हमारा ये मानना है कि डॉक्टर रेड्डी बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना इस पे GLP-1 पे। उनका कैपेक्स जो है वो 3000 करोड़ का कैपेक्स है GLP-1 पे, एंड ऐसा लग रहा है कि GLP-1 जो कि एक $30 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, उसमें डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा प्लेयर दिख रहा है जिसके पास उन्होंने क्लेम किया है कि क्लेम किया हुआ है कि वो अपना पूरा का पूरा API जो है GLP-1 के लिए वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड कंसीडरिंग द कैपेक्स ऑफ 3000 करोड़ जो कि डॉक्टर रेड्डी अभी कर रहा है GLP-1 के लिए, वी बिलीव उसमें हमें लगता है कि जो $350 मिलियन जी रेवेन्यू का सेल्स है, काफी हद तक GLP-1 जो है उसको FY26 या FY27 में GLP-1 की API से
वो रेवेन्यू आ सकता है। और डॉक्टर रेड्डी का प्लान है कि वो जो GLP-1 है, आफ्टर इसका पेटेंट एक्सपायर होता है अगर सेमीग्लूटाइड का, वो एक्सेप्ट US से वो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर उसको लॉन्च करेंगे। सो हमें देखना पड़ेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर वॉच करना पड़ेगा, बट GLP-1 जो है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर रेड्डी उसको ग्रैब कर सकता है। बिल्कुल, GLP-1 इज काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी और डॉक्टर रेड्डी को ग्रैब करते हुए दिख रहा है। साथ ही पॉजिटिव असर स्टॉक पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, इस सेक्टर में अंकुश एक और स्टॉक है जो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पेयर से। ल्यूपिन की बात कर रही हूँ, इस साल में अब तक इसने 64% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्या व्यू रहेगा ल्यूपिन पे? देखिए, हमारा भी लुपिन पे जो है 2600 का टारगेट है, एंड लुपिन का जो पाइपलाइन है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखेंगे एक साल पहले जो लुपिन का सेल था $500 मिलियन, वो आज की डेट में आपका $800 मिलियन हो गया है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो आपका एल्ब्यूट्रोल है। आफ्टर द एल्ब्यूट्रोल दारुनिवार, देन आपका ये आ गया, स्पिरवा आ गया। नो रिसेंटली उनको इसका मिला हुआ है मीरा बैकग्राउंड का। सो ऑलरेडी ये करंट पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है। जो कि प्राइस इरोजन हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए करंट पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है। और अगर अपकमिंग देखेंगे तो पाइपलाइन इज वेरी स्ट्रांग। लाइक जाइरम है जो कि नया प्रोडक्ट है, टेफ्लोसस्टिन है तो नेक्स्ट ईयर आ सकता है। तो लुपिन का पाइपलाइन बहुत बढ़िया है, प्लस मार्जिन जो है लुपिन के से 20% अभी मार्जिन है, इंडस्ट्री मार्जिन है 23%, तो वो भी कैचअप करेगा लुपिन। सो वेरी हाई चांसेस हैं कि लुपिन जो है उसका ROE एक्सपेंशन भी है। सो वी आर पॉजिटिव ऑन द लुपिन विद टारगेट प्राइस ऑफ 2600। ओके, अच्छा अंकुश जी, मैं एक मूलभूत प्रश्न पे आता हूँ आपसे, अभी बेसिक प्रश्न यहाँ पर। अब US में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अपना कारोबार संभालेगा, अपना कामकाज संभालेगा, अभी हिस्टोरिकली जो उनका पिछला कार्यकाल था उस कार्यकाल में इनकी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक प्राइसिंग कैसी रही, एंड स्पेशली योर व्यू ऑन ऑल इंडियन सप्लायर्स इन US जो पे कामकाज करते हैं, वहाँ पे ड्रग सप्लाई करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या है आपका इस वक्त? सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होगा आपका? देखिए, US के अंदर धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही हैं। हमें लग रहा है कि अगले 3 साल के अंदर हर साल $10 बिलियन का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है और अपॉर्चुनिटी आ रही है। आफ्टर द कोविड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो फार्मा में वो ग्रो कर रही है। अभी ट्रम्प गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो भी जो इनोवेटर्स हैं, जो वहाँ की कंपनीज हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप जेनरिक में जाओ। और इंडिया ने अपने आप को, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने आप को ऑलरेडी दे आर वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे आफ्टर IT के बाद फार्मा ही है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो हमें एज मिलना ही मिलना है। तो कंसीडरिंग कि जो आपका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है US के अंदर, उसमें मेजर अपॉर्चुनिटीज जो है वहाँ इंडियन कंपनीज को मिल रही हैं, ऑलरेडी मिल रही हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगले 3 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है। सो वी आर पॉजिटिव। लुपिन पे हम लोग काफी पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी आई ऑलरेडी टोल्ड यू लुकिंग बेटर, उसको क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, बट फ्यूचर लुक्स अट्रैक्टिव। सन फार्मा बहुत बढ़िया लग रहा है। सन फार्मा का जो बिजनेस है वो आपका जेनरिक से उसने आपका आधा बिजनेस जो US के अंदर जेनरिक से उसने इनोवेटर में डाल दिया है, स्पेशलिटी में डाल दिया है। और स्पेशलिटी में आपको 5-5, 6 से 8 साल तक का कंपटीशन ने मतलब कि पेटेंट मिलता है। तो सन फार्मा का बिजनेस अच्छा लग रहा है, वहां पे क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ दिख रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहे हैं। सो ओवरऑल सेक्टर के अंदर देयर आर अभी बहुत सारे चांसेस हैं कि ROE एक्सपेंशन के चांसेस दिख रहे हैं। और ROE एक्सपेंड होगा तो आपका मल्टीपल भी जो है यहाँ से आपका रीरेट होता रहेगा। बिल्कुल अंकुश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। थोड़ा लाइन का इशू है, थोड़ा वीडियो का, तो इसके लिए इस डिस्कशन को अब यहीं हम एंड करेंगे। लेकिन मार्केट अभी भी एकदम फ्लैट है। प्रशांत सावंत भी जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक की बात करूं इससे पहले, कल मैंने आपसे एक ट्रेड लिया था एबट पर, और एक बार एबट लेकर आइए। आज भी 3.5% ऊपर ये स्टॉक का, और F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है। पहले तो यहाँ पर एक व्यू हो जाए और उसके बाद आपकी ट्रेड।
जी बिल्कुल आनंद जी, कल जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे करीबन 29,400 29,600, मुझे लग रहा है इन टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। अभी जो आपका स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में होना चाहिए 28,650 28,650, यानी आपकी ट्रेड सेफ रहेगी, बट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है काफी अपवर्ड टारगेट बचे हुए हैं और कंफर्टेबली 29,500 600 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए और बने रहिए। और आपकी ट्रेड, आज की ट्रेड? जी आज अनुज जी, मुझे लग रहा है ABFRL में एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस आया, एक गैप सपोर्ट है वहां पे, और आज का जो डे लो बना हुआ है 282 282, इसी को स्टॉप लॉस रख के मेरी लॉन्ग जाने की सलाह होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली में वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं थे और आज सपोर्ट से बाउंस आया। तो यहाँ पे जो टारगेट में रखूंगा वो होगा करीबन 300 से लेके 304 का 304। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्कैन में हम बात करेंगे ट्रैवल बुकिंग फर्म एक्सिगो के मैनेजमेंट से। कंपनी ने ट्रेन यात्रियों के लिए ट्रैवल गारंटी फीचर लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इसी साल इसका IPO आया था यहाँ से, और यहाँ से अगर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती तो यात्रियों को 3 गुना तक रिफंड का ऑफर दिया गया है। क्या है यह फीचर और इस पर आगे क्या है ग्रोथ का रोड मैप, इस पर हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO सौरभ देवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए ये काम कैसे करेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी वेबसाइट्स हैं जो टिकट कंफर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बता देती हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी 5% दिख रही हो तो मैं उस वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक कर लूं और 3 गुना रिफंड का एक्सपेक्टेशन करूं, या इसमें कुछ अलग तरीका है? नहीं, इसमें मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। आपने सवाल अच्छा पूछा और मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रोबेबिलिटी की बात की, वो हमने ही शुरू किया था। ये एक्सिगो कंफर्म टिकट का इनिशिएटिव था कई साल पहले, और अभी भी सबसे ज्यादा मतलब हमारी कंपनी के बेसिस में से वो एक था। देखिए, इस तरीके से चलता है। मैं आपको एक शब्द आपने यूज किया था, मैं वही शब्द दूंगा कि मूलभूत इसका कारण बताता हूं कि हमने क्यों शुरू किया ये। हमने देखा, और काफी बार हम ट्रैवलर से सुनते थे कि हमने तो बोला उनको कि 80% प्रोबेबिलिटी है आपकी ट्रेन बुक होने की, लेकिन 80% में आपको आखिरी दिन पता लगता है कि 80% आपका 100% बना या नहीं बना। कई बार, ज्यादातर बार 80% का मतलब होता है बनता है, कुछ बार होता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो आखिरी वक्त में आपके लिए बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक ट्रैवल के दाम बढ़ जाते हैं बाकी ऑप्शंस में आपके। ये एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया था, तो हमने सोचा कि अब ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं जहां पे आपका 2-3 चीजें रियलाइज करिए। आपने प्राइसिंग की बात की, तो प्राइसिंग हमारा, जिसको हम कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब AI बेस्ड मॉडल जो है, वो इसका प्राइसिंग, जो भी प्रोबेबिलिटी भी हमारा AI और डेटा साइंस बेस्ड प्रोबेबिलिटी इंजन भी बना था, तो वो इसका प्राइसिंग और बनाएगा। आप 49 रुपीज वुड बी जो मिनिमम होगा ऊपर जाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितना चांस है होने का, क्या है होने का होगा। बट आइडिया इसका ये है कि जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपने अपना होटल बुक कराया हुआ है, आपने सारी ट्रिप प्लान की हुई है वहां पे। अगर काफी सारे लोग हमारे साथ जाते हैं जो स्पिरिचुअल टूरिज्म पे जाते हैं, आपने अपना प्लान किया हुआ है कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आखिरी मिनट आपको अगर कंफर्म नहीं होता है, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कर पाएं, और जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं उसमें कर पाएं कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो। ओके, तो इसमें लेकिन आपकी कंपनी को इस फीचर से कोई लॉस तो नहीं होगा? मतलब आपकी पॉकेट से तो पैसा नहीं जाएगा इसमें? देखिए, इसमें ऑन हाउ, मैं आपको इस प्रोडक्ट का तरीका समझाता हूँ कैसे चलता है। एक होता है कि जो प्राइसिंग होता है वो डिपेंड करता है आपका प्रोबेबिलिटी कितना हाई है वो बुक होने का। सेकेंडली, कहाँ पे अवेलेबल है उस पे होता है। तो मतलब एज अ कंपनी हम लोग कभी भी एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन अपफ्रंट कभी नहीं करते हैं। बट इसका आइडिया है, पहला पार्ट जो हम देखते हैं वो लॉस प्रॉफिट से पहले हम देखते हैं कि कन्वीनियंस क्या है, और हमारा मानना है कि अगर आप सही कन्वीनियंस दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस समय कोविड था उस समय सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपना अश्योर्ड प्रोडक्ट, अपना फ्लेक्स प्रोडक्ट हटा लिया था। हमने उस समय सबसे ज्यादा दिया था क्योंकि लोगों को नीड थी, लोग उसके लिए पे कर रहे थे। और इसमें ये विन विन प्रोडक्ट है सबके लिए, कि अगर आपकी नॉर्मल टिकट आ जाती है तब भी बढ़िया है, आपकी नॉर्मल टिकट आ गई। बट मतलब मैं
विदाउट गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग मैं ये बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट नहीं है। ओके अच्छा सौरभ जी, अब बात हूँ मैं कुछ आपने जो रिसेंटली आप देखें पास्ट में डील्स की थी, हाउ इज जूप डूइंग, मतलब अभी जूप कैसा कर रहा है, कितने प्लेटफॉर्म्स पे आप डिलीवर कर रहे हैं इस वक्त, और ये ब्रेक इवन है ना आपका इस वक्त वेंचर? हाँ, जूप अपने आप में भी ब्रेक इवन था, अपने आप में भी ब्रेक इवन था। जूप जब हमने एक्वायर किया था थोड़ा सा मतलब इट वाज जस्ट अबाउट स्लाइटली प्रॉफिटेबल, बट व्हाट हैज हैपेंड इज जब से हम लोग साथ साथ आए हैं, अभी देखिए प्रोडक्ट सिर्फ इंटीग्रेट इनिशियल हुआ है, आप हम 1-1.5-2 महीने की बात कर रहे हैं जिसमें वो साथ रहा है, लेकिन डिलीवरीज इंक्रीज हो गई हैं, वो करीबन 200 के आसपास स्टेशंस पे डिलीवर करता है जूप, और प्रोडक्ट जो है हम बिलीव करते हैं कि आगे आने में ये स्टार्ट है, आगे आने में जैसे जैसे वो ज्यादा डीपली इंटीग्रेट होगा हमारे साथ, ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट मिनट बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट मिनट डिलीवरी एक बहुत अलग प्रॉब्लम है जिसमें आप आधा घंटा पहले खाना आ जाए तो ठंडा खाना हो जाता है, 10 सेकंड लेट आए तो आपका खाना नहीं मिल रहा है आपको। तो उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इनिशियल 1-1.5 महीना हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस एज 2 कंपनीज टुगेदर, बट मैं यही बोलूंगा बहुत छोटी कंपनी है अभी। इसको अगले 1-2 साल में आप देखेंगे, अगर जैसे कि हम सोच रहे हैं उस तरीके से ये ग्रो करता है तो काफी सिग्निफिकेंट बिजनेस अपने आप में ये बनेगा। हाँ अच्छा सौरभ जी, एक और बात, मैं मतलब खुद ट्रेवल करता हूँ, अब नई पीढ़ी को जब देखता हूँ, आप किससे ट्रेवल करते हैं? आप देखें जब आप टिकट किससे लेते हैं? अपनी गाड़ी से ट्रेवल करता हूँ। ओ अच्छा, गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मेक माई ट्रिप से लेता हूँ टिकट, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। आप ट्राई करिएगा, मतलब वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट फिर भी आप हमारा भी ट्राई करिएगा। अच्छा पक्का करूंगा। अच्छा बट मैं चीज़ पे आ रहा था, शायद वो चीज़ आपके पूरे प्लेटफॉर्म को आउटस्पेस कर रही है कहीं ना कहीं। बस बिजनेस आपका जो है वो कैसा कर रहा है, क्योंकि मैं खुद नई पीढ़ी को देख रहा हूँ, अब उनका बस से ट्रैवल करने का जो पूरा का पूरा तरीका था, प्रणाली थी, वो बदल गई है। बड़े ऑर्गेनाइज वे में ट्रैवल करते हैं, टिकट उनकी बुक हो चुकी होती है, अब वो रोडवेज की बस पकड़ने वाला कल्चर धीरे धीरे कम हो रहा है। इज दैट राइट? और अब एग्जैक्टली बस बिजनेस कैसा कर रहा है आपका? I'll explain. बस बिजनेस बहुत स्ट्रांग कर रहा है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रही है। बस आप एक चीज समझिए कि बस एज अ अंडरलाइंग बिजनेस बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है अभी, मतलब कुल मिला के अर्ली 20% इसकी पेनिट्रेशन है इंटरनेट की। बट मैं आपको बस में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं जो हो रही हैं। आपका बस में एज अ लग्जरी बस, स्पेशली विद रोड्स इंप्रूविंग, has become good. The underlying industry growth बहुत strong है। मजेदार चीज जो हमने अपने डेटा में देखी है, और इनफैक्ट मैं आज ही डिस्कस कर रहा था टीम के साथ, तो सोलो वुमेन ट्रैवलर जो है, जो मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि बस की एक्सेप्टेंस का, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे करीबन 51% ईयर ओवर ईयर अप है। सोलो वुमेन पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। बस में हम ये भी देख रहे हैं कि बस में रूट्स वाइज कई रूट्स ऐसे हैं जो फ्लाइट, बस, ट्रेन तीनों के लिए फंजेबल हो जाते हैं। जो मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, जैसे दिल्ली लखनऊ, क्योंकि ये एरिया है जहां पे मैं अपना बचपन बिताया हूं, मैं बहुत डीपली देखा हूं। एक टाइम पे ये एरिया खाली ट्रेन का एरिया था, उसके बाद फ्लाइट इंपॉर्टेंट थी, अभी फ्लाइट, ट्रेन, बस तीनों इक्वलेंट चलते हैं। तो बस में ग्रोथ है, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, बट मुझे लगता है बस की ग्रोथ अगले 5 साल की ग्रोथ है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, प्लस अच्छी बसेस आ रही हैं। हमारा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है एक कंपनी में, फ्रेश बस करके, जो ईवी बसेस चलाती हैं, और जब मैं उनको भी देखता हूँ और ईवी बसेस की भी एक्सेप्टेंस देखता हूँ, जो जर्नी देखता हूँ ईवी बसेस की, वो भी बहुत कन्वीनियंट है। तो चीज बदल रही है, आपको ट्राई करना चाहिए बस का कभी लेके, वन ऑफ दीज स्लीपर बसेस। और बस में हमने क्या किया है, बस में एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था, पहला सर्विस लेवल गारंटी प्रोडक्ट इंडिया में, अभी अश्योर्ड करके। उसमें जैसे आप जैसे यूजर्स हैं जो बस में ट्रैवल नहीं किए हैं, जैसे आपको ट्रेन में पता है कि राजधानी है, शताब्दी है, फ्लाइट में पता है आपको विस्तारा है या एयर इंडिया है, बट बस में आपको आइडिया नहीं है कौन सा ऑपरेटर है। उसके लिए सर्विस लेवल गारंटी है, जिसमें हम अभी अश्योर्ड टैग देते हैं कुछ ऑपरेटर्स को, और उन ऑपरेटर्स को अगर उसकी बस कैंसिल हो गई तो हम आपको 150%
टिकट वापस करते हैं अगर बस लेट हुई या आपकी सीट टूटी है या आपके साथ स्टाफ ने मिसबिहेव किया, हर केस में आपको 100% नो क्वेश्चंस आस्क्ड आपको मनी रिम्बर्स करते हैं कि आपको सर्विस लेवल गारंटी रहे, आपको आराम रहे कि आप जर्नी में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेशली मतलब आप जैसे ऑडियंस जो नॉर्मली कार में ट्रैवल करते हैं बट कभी कभी बस में करेंगे या फ्लाइट का टिकट नहीं मिला या ट्रेन का टिकट नहीं मिला। जी सौरभ जी, आपने बहुत चीज़ें मेंशन की, लेकिन थोड़ा मैं आप टॉपिक ड्रिफ्ट करना चाहूँगी। ट्रैवल इन्फ्लेशन पे मैं आपका रुख करना चाहूँगी। अब प्री पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक देखें तो ट्रैवल कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, 15% तक तेज़ी इसमें हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही आपने सोलो विमेन ट्रैवलर का भी जिक्र किया। पहला सवाल मेरा ये कि क्या फोकस अब एयरप्लेन से रेलवे पर आ गया है, और साथ ही आपने सोलो विमेन का जो जिक्र किया, विमेन क्या प्रेफर कर रही है, ट्रेन, बस या एयरप्लेन? नहीं, तो मैंने जो आपको डेटा दिया था वो खाली बस के लिए दिया था, बस वर्टिकल के लिए। बट देखिए, मेरे हिसाब से 2 रीजन हैं। आप जो फ्लाइट की आपने बात की, फ्लाइट में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है जो अगले कुछ क्वार्टर्स या कुछ साल में हट जाना चाहिए। दोनों प्लेन लेवल पे भी, जो प्लेन लेवल पे इसलिए था कि इंजन इश्यूज आई थी, सप्लायर इश्यूज थी, जो डिलीवरीज आ रही थी वो नहीं आ रही थी। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे बढ़ा रहे हैं या कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो आप जैसे जैसे जाएंगे तीनों मीडियम बेटर होते जाएंगे। तीनों मीडियम में काम चल रहा है, तीनों मीडियम में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो हमारा मानना यह है कि कोई भी यूजर एक चीज पे नहीं जाएगा, डिपेंडिंग ऑन नीड टाइम तीनों चीज में शिफ्ट करेगा। जिस तरीके से आप यूरोप जाते हैं, यूरोप में आप कई बार फ्लाइट की जगह ट्रेन लेंगे या वाइस वर्सा, वैसे ही इंडिया में तीनों चलेगा एंड गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा हो जाएगा इस चीज में। तो हमारा व्यू ये है। सेकेंडली अगेन आई थिंक बस के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा था, क्योंकि बस में इज अ न्यूअर, इज अ डिफरेंट मीडियम देन फ्लाइट और ट्रेन्स। मैंने इसलिए वो बस का पॉइंट आपको दिया था सोलो विमेन ट्रैवलर का। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करके अगर आप देखें काफ़ी मज़ा आया। और मैं तो वैसे बहुत ही कम ट्रैवल करता हूँ, घर में रहना पसंद करता हूँ, बहुत कम जाता हूँ बाहर। तो अगली बार जब कभी भी वहाँ जाऊँगा तो एक सी ट्राई करूँगा। ये देखेंगे कि यूथ की आपने बात की थी, यूथ ट्रैवल काफी कर रहा है और आप भी करके देखिएगा जब भी आप जाते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट। नहीं, वो वीरू बहुत ट्रैवल करते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ यहाँ बोलने के लिए बोल रहे थे। बाकी हाँ, बाकी खैर वीरू मेरे ख्याल से उनकी स्कॉर्पियो 6 महीने हुए नहीं है, ऑलरेडी 70,000 किलोमीटर वीरू चला चुके हैं उसको। आपका मैं फैन हो गया स्कॉर्पियो सुन के। वो मेरी भी एक फेवरेट गाड़ी है, तो मैं स्कॉर्पियो में आपको कनौसियर मानता हूँ। चलिए ठीक है, आप वीरू के फैन हो गए तो अब अगर हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए होगा तो हम वीरू से बात करेंगे, वो आपसे बात करके थोड़ा हमको भी थोड़ा डिस्काउंट दिला देंगे, है ना। चलिए सौरभ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा किया है वैसे, और काफ़ी इनोवेटिव रही है आपकी कंपनी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये लार्ज टेक्नोलॉजी एक्चुअली अगर आप देखें इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइए, ये 1 महीने का चार्ट है, करीब 10%। और अगर आप इसका सिर्फ 2024 का आप चार्ट देखेंगे, कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। उसको थोड़ी देर में दोबारा आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर चार्ट में। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी समय हम एक्चुअली ओवर हो चुके हैं इसमें। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा राउत से, उसके बाद रचना जी से लेंगे हम FNO सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार प्रशांत सावंत से लेंगे, और आशीष चतुर्मोता से मिड कैप फंडा ट्रेड। तो शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन सेफ स्पेस से लेंगे फार्मा पे यहाँ पे जाइडस लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे 1020 के लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस आने चाहिए। तो यहाँ पे हम 1000 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 8.5 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 रुपए का रहेगा। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 13 रुपए का, इसके ऊपर रहेगा 15.5 से लेके 17 तक के टारगेट। ज़ायडस लाइफ आपकी दिसंबर की कॉल आपको पिक करनी है, सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार के चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी तरफ से विप्रो के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा।
विप्रो के फ्यूचर्स 313 पे है करीब। यहाँ पे 310 का अगर ऐसे लगा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए और अगर होल्ड करा जाए तो यहाँ पे 318 और 325 के टारगेट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एफएनओ सुपरस्टार के लिए विप्रो और चार्ट का चमत्कार। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया है? तो यहाँ पे नेस्ले में कमजोरी लग रही है, ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और वॉल्यूम बैक सेलिंग नजर आ रही है। तो यहाँ बिकवाली करने की सलाह होगी। करीबन 2155 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2190 के ऊपर 2191 2192 और टारगेट होगा 2075 2075। नेस्ले इंडिया, ये हो गई प्रशांत जी की पिक। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं और बात करते हैं मिड कैप फंडा की। आशीष जी बताइए क्या पिक किया? तनुज, रिसाइकलिंग की जो थीम है वो हमें काफ़ी पसंद है। इसमें ग्रेविटा इंडिया हमारी टॉपिक है एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी, और इसकी चर्चा भी हमने कई बार की है। तो आप देखेंगे कि ग्रेविटा इंडिया हालांकि लेड रिसाइकलिंग का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर में, और इसकी टॉप लाइन का ऑलमोस्ट 88% जो है वो लेड रिसाइकलिंग से आ रहा है। बट अब जो नए सेगमेंट है, जैसे कि आप देखेंगे एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में आ चुके हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में आ चुके हैं, वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आज की डेट में 40 से 45% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें लगता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो पहली बात तो 50% हो जाएंगे टॉप लाइन के, और 30% जो बिजनेस है वो नॉन लेड रिसाइकलिंग बिजनेस से आएगा। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त कहीं ना कहीं एक्सपांशन दूसरे सेगमेंट में आ रहा है। और अब देख रहे हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी थीम बन रहा है। तो वहाँ ग्रेविटा इंडिया ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर के तौर पे देखें तो ग्रेविटा का मार्केट शेयर करीब 5 से 6% है, और जो न्यू बैटरी मैनेजमेंट रूल्स आए हैं उसके चलते हमें लगता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर डबल हो जाएगा, और जिसके चलते ग्रेविटा इंडिया का भी मार्केट शेयर हमें डबल होता हुआ नजर आता है। टॉप लाइन ग्रोथ के टर्म्स में आप देखेंगे तो ये कंपनी ने पिछले 3 सालों में करीब करीब 30-32% की टॉप लाइन ग्रो की है, पर प्रॉफिट ग्रोथ में यही समय पे 60% की टॉप लाइन ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को नजर आई है। अब टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस 2300 रुपए पे बना है। मुझे लगता है ये सपोर्ट होल्ड करता है, तो स्टॉक 2800 से 2900 की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अगेन डिस्क्लोजर के टर्म पे ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ये एक क्लियर डिस्क्लेमर। चलिए चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। शिल्पा जी ने सबसे पहले जाइडस लाइफ चुना। जी हाँ, सस्ता ऑप्शन में जाइडस लाइफ का दिसंबर का 1000 का कॉल, 13 और 17 के टारगेट, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। रचना जी ने विप्रो पर बात की बाय करने की, 310 के स्टॉप, 318 और 325 के टारगेट। नेस्ले प्रशांत जी ने शॉर्ट करने का राय दिया यहाँ पर, 2190 का स्टॉप और 2075 के टारगेट। और ग्रेविटा है आशीष चतुर्वेदी की पिक। वो जो मैं एक्सिको के स्टॉक की बात कर रहा था एक्चुअली, उसको आईपीओ से सीधा 80% रिटर्न दिए और उसके बाद वहीं पे स्टैग्नेंट है, वो जो आपको दिख रहा था। लेकिन इस साल के सबसे अच्छी लिस्टिंग्स में से 7वें नंबर पर थी ये। उसके बाद ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया, बट हाँ लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही थी। चलिए आईटी कंपनियों की बात करते हैं। आज दिसंबर का महीना काफ़ी शानदार रहा है। आज ऑब्वियसली दबाव है क्योंकि कल सेलेक्ट स्टॉक्स में दबाव है, लेकिन इस महीने निफ्टी आईटी करीब 4% ऊपर है। अब एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले हैं, इससे पहले आईटी शेयर्स वापस फोकस में है। एक्सेंचर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं और इसका आईटी स्पेस पर क्या असर पड़ेगा, यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आईटी इंडेक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है 2024 में अभी तक, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर एक्सेंचर अच्छे नंबर्स देता है, अच्छा आउटलुक देता है, तो कहीं ना कहीं जो आईटी स्टॉक्स हैं हेवी वेट्स, यहाँ एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक्सचेंजर्स के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आएंगे और यहाँ कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ा सकती है, ऐसा जेपी मॉर्गन की प्रीव्यू रिपोर्ट में बताया गया है। कहीं ना कहीं जो इनका लोअर बैंड है, यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि गाइडेंस एक्सचेंजर बढ़ाएगी और ओवरऑल जो ऑर्डर इंटेक्ट है वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो क्वार्टर 1 का रेवेन्यू करीब 17 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रह सकता है, और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में लगभग 4.5-5% के बीच में ग्रोथ आने का अनुमान है। कंसल्टिंग ऑर्डर बुक जो एक बड़ा हिस्सा है एक्सेंचर का, यहाँ भी आप लगभग 6 से 7% का एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। साल दर साल बेसिस पे ऑर्डर बुकिंग बढ़ेंगी। और अगर हम कंसल्टिंग टू बुक फिल टू बिल की बात करें तो ये एक आंकड़ा है जो एक मल्टी ईयर हाई पे आ सकता है। लगभग एक टाइम से ज़्यादा आपको ये जाता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑर्डर बैकलॉग है वो काफ़ी मजबूत रहने वाला है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो गाइडेंस की बैंड है अभी करंटली 3 से 6% की ग्रोथ की है, वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉरेक्स लॉसेज हुए हैं उसके कारण एक दिक्कत हो सकती है एक्सचेंजर के लिए, क्योंकि 6%
डॉलर में आपने एप्रिसिएशन देखा है। ऑब्वियसली भारतीय आईटी कंपनी के लिए अच्छी खबर है। और अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए प्रोजेक्ट्स उनके हाथ लगे हैं, वहाँ ऑर्डर इनटेक कैसा है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री और टेक अवे रहेगा भारतीय आईटी कंपनीज के लिए, स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनियां जो अपना एआई कारोबार बढ़ाने की जो है बातें कर रही हैं Q2 ऑनवर्ड्स। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय आईटी कंपनियों पर एक व्यू। चलिए 2025 की शुरुआत होने वाली है। 2024 के साल में अब कुल मिलाकर आप देखें तो 6 ही ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं और 2025 की बड़ी थीम्स पर बात करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़े हैं। उनसे जानते हैं एक व्यू। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। सिंस हम आईटी की बात कर रहे थे, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आज फिर कोफोज ने शानदार ऑल टाइम हाई लगाया, परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी शानदार तेज़ी। सबसे पहले तो आईटी स्पेस पर एक व्यू हो जाए आपका, यहाँ पर क्या व्यू होगा और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद हैं? या थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आईटी में भी अच्छा लगा पाया है इन एंटिसिपेशन की यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा, तो कुछ हद तक शायद प्राइस में है। आज आपने पीछे बोला कि एक्सेंचुअर के नंबर्स है तो उससे थोड़ा सा ओवरऑल सेक्टर का एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। तो हम इसको तीन तरीके से खेल रहे हैं अनुज। एक तो रेगुलर आईटी सर्विसेज जहाँ पे हमें लगता है कि अपर एंड ऑफ द गाइडेंस मीट होगा, जैसे HCL टेक है, इन्फोसिस है, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। इसी में हमारे पास हमने जब केपीआईटी में काफी डिप्स आए थे, जब वो 1200 के आसपास आया था तो थोड़ा सा एडिशन किया था। हमने न्यूजन ऐड किया था 1100 में क्योंकि उसका बहुत अच्छा मिक्स है सॉफ्टवेयर का, आईटी सर्विसेज का। सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 20% है, यूएस पे डिपेंडेंस उसकी 20% है, तो ज्योग्राफी मिक्स भी अच्छा है। डेली बेस्ड है तो थोड़ा हमको एक्सेस भी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, और काफी अच्छा रिकवर किया अपने 1100 के लेवल्स पे। और कुछ हम देखना चाह रहे हैं कंपनीज जहाँ पे अगर कुछ हमें डिप्स मिलते हैं तो हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट है, सॉलिड कंपनी है, 20%, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है, ग्रोथ प्रोफाइल अच्छा है। तो यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, बीच में 4,500-5,000 के लेवल पे था 6 महीना 8 महीना पहले, तो हम सिलेक्टिवली इसको प्ले कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम इसमें अनुज न्यू एज कंपनीज भी ऐड कर रहे हैं। हमने जोमेटो ऐड किया, हमने स्विगी काफी किया था प्री आईपीओ, काफी क्लाइंट्स के लिए। पीएमएस फॉर्मेट में नहीं किया था क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज पे। और दूसरा हम इसको कुछ मार्केट प्लेसेस देख रहे हैं, जैसे पॉलिसी भी फिनटेक है। तो हम थोड़ा सा इसको वाइडर वे में एज अ टेक पोर्टफोलियो दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वेटेज जो टेक्नोलॉजी का है, जो अभी 13-14% है, ये 18-20% होगा 1-1.5 साल में। तो आपको एसेट एलोकेशन में डिजिटल पोर्टफोलियो में, टेक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ओवरवेट होगा। बिल्कुल। दूसरा स्पेस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आज BSE का शेयर देखिए फिर ऑल टाइम हाई पर। हमने CDSL, कैम्स, इन सब स्टॉक्स में भी इसी तरीके के मूव्स देखे हैं। ये स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में? अनुज, पर्सनली बहुत लकी हूँ, आईपीओ में अलॉटमेंट है तो गॉड इज बीन काइंड। आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है। और एक मुझे लगता है कि एक जो ट्रेंड है, जो पोर्टफोलियोज का जो वो अभी डिपॉजिटरी डाइवर्सिफाई करेगा, जो नॉन मार्केट प्ले है, वो अगला लीवर हो सकता है। जैसे इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है, KRA सर्विसेज है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर सर्विसेज है, उसको बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर डिमैटेरियलाइज करा रही है और लंबा लैग है। अभी हमने अपने, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, हमने कंप्लीट सर्कल के शेयर डिमैटेरियलाइज करे थे, हमें 4 महीना लग गया। तो बहुत 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 बड़ा ट्रेंड है ये, जो मुझे लगता है प्ले होगा। हमें कैम्स अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है 5,000 के आसपास लेवल पे, तो वो हमने अभी थोड़ा और ऐड किया है पोर्टफोलियोज में। NSE अनलिस्टेड स्पेस में बहुत डिमांड है मुझे लगभग, अगर आप बोनस को एडजस्ट करेंगे तो 8,000 से ऊपर का भाव है। तो बोनस के बाद 1600-1650 के आसपास बहुत सारे ट्रेड्स इसमें हो रहे हैं, तो हमें पूरा प्ले अच्छा लगता है। एसेट मैनेजमेंट में हमारे पास HDFC AMC है, डिपॉजिटरी में हमारे पास कैम्स है, एक्सचेंज में BSE है, और आपका डिपॉजिटरी में CDSL है हमारे पोर्टफोलियो में। हम और भी MCX को भी थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि और क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है। थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कैचअप कर गया है, तो अगर कुछ डिप आता है और कंसोलिडेशन आता है तो नियर टर्म आपको पेशेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। 5-7 साल के हिसाब से बहुत अच्छा स्टोरी है यहाँ पे अभी। बिल्कुल।
ये एक स्पेस जो रडार पे रखने की सलाह है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं 2024 की, कुछ ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं खत्म होने में, 2024 2025 की शुरुआत होगी। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम जो है वो एफएमसीजी सेक्टर का ही आता है। रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब थे। 2025 में क्या हालात आपको सुधरते नजर आ सकते हैं? ये वाला क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अर्निंग्स आएगा। किस हद तक उन्होंने टैकल किया है राइजिंग इनपुट प्राइसेस को। बहुत कंपनीज हैं जैसे ब्रिटानिया है, उन्होंने अपना ग्रामेज कम किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कॉस्ट कंट्रोल किया है, पाम ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो किस तरह प्रोडक्टिविटी को मैनेज करते हैं, ग्रामेज घटा के प्राइस पॉइंट्स पे ज्यादा हाइक नहीं किया है और ग्रेजुअली पास ऑन करते हैं, वो देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ वापस आया है फेस्टिव सीजन में, Q2 कहीं अबरेशन तो नहीं था। तो हम सिलेक्टिवली 2-3 कंपनीज ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। हमारे पास आईटीसी है, अभी होटल बिजनेस का 6 जनवरी का डीमर्जर डेट अनाउंस हो गया है। ट्रैवल टूरिज्म ये सेक्टर ने बहुत अच्छा किया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगा और आईटीसी में थोड़ा करेक्शन भी आया है 10% का, 510 515 का जो उसका हाई था। तो वो एक प्ले है। थोड़ा सा हर बजट के पहले ये होता है कि ड्यूटी बढ़ेगी, जीएसटी नेट में आएगा, तो थोड़ा सा हमेशा प्री बजट हमने देखा है सबड्यूड होता है। टाटा कंज्यूमर हमने 900 के लेवल के आसपास थोड़ा सा वेट वेट ऐड किया है। मुझे लगता है जो संपन्न उनका पोर्टफोलियो है, बेवरेज थोड़ा सा बेटर किया है इस क्वार्टर। संपन्न पोर्टफोलियो शायद थोड़ा सा ग्रोथ फीवर देगा। और हम थोड़ा सा मिसेस बेकर जो कंपनी है वहां पे तो इन 3 चीजों पे हमारा फोकस है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है और करेक्शन आता है ब्रिटानिया में या इमामी में, तो उसको उसको भी ऐड करेंगे। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका एक स्टॉक बड़ा अच्छा प्रिपेयर्ड लग रहा है अपसाइड के लिए। अभी मेरे ख्याल से आशीष चतुर्मोता जी रिकमेंड भी करके गए। पॉलीकैब अगेन क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। आपका बीच में कन्विक्शन भी नहीं हिला। और मैंने देखा है हिस्टोरिकली जब रियल एस्टेट बहुत अच्छा करता है उसके बाद एक समय के बाद ये आता है डोमिनेट करता है। और इसका जब डोमिनेट जब ये करता है तो सब देखते हैं। आप लोगों ने ऐड किया है क्या, आई मीन पॉलीकैब? और दूसरी बात ये है कोई और रियल एस्टेट एंसिलरी जो आप लोगों ने ऐड किया हो, या फिर एचएफसीज, आई मीन जो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है रियल एस्टेट और बाकी इनकाउंटर्स में, जिसको वो कैचअप करे? हमने हमारा पॉलीकैब में बेटे लगभग 4-4.25% है पोर्टफोलियो में। वैरी करेगा 3 से 5% डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट कब आया है पोर्टफोलियोज में। तो हमने और ऐड नहीं किया है इस भाव पे। हाँ, जब 6000-6200 बीच में आया था करेंसी का, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एडिशन किया था। हम होम इम्प्रूवमेंट में और भी चीजें ऐड कर रहे हैं। एक हमने स्टोव क्राफ्ट ऐड किया है, बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। वैल्यूएशन कंफर्ट था, कंपनी ने अच्छा गाइडेंस दिया, टॉप लाइन का मार्जिन का गाइडेंस बहुत अच्छा दिया। आज आइकिया ने उनको ऐड कर लिया है अपने कुकिंग वेयर सेगमेंट में। तो ये किचन अप्लायंसेस कुकिंग वेयर सेगमेंट है जहाँ पे ये अच्छा कर रहा है। मार्केट लीडर है बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया है। हम कुछ चीजें स्मार्ट मीटर्स में ढूंढ रहे हैं कि हमें अगर और प्ले इसमें मिल सकता है। तो स्मार्ट मीटर सेगमेंट है, क्योंकि अभी अभी तक सिर्फ 24 करोड़ स्मार्ट मीटर का मार्केट है। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर और टेंडर और कोटेशन देखेंगे तो करीबन सिर्फ 8 करोड़ का ही आया है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फोकस है उसमें। सलजार करके है जो हम भी ट्रैक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अगर बेटर प्राइस पॉइंट मिलेगा तो हम ऐड करेंगे। और हम केबल्स एंड वायर सेगमेंट पॉलीकैब में बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि अगर कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी कुछ अगर हमें अच्छा एडिशन मिलता है पोर्टफोलियो में, तो उस पे भी निगाह रहेगी। अभी फिलहाल के लिए यही है पोर्टफोलियो। ओके। अच्छा गुरमीत, डिक्सन टेक पर अब क्या व्यू होगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या, और अगर नहीं है तो क्या? अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन बढ़ गया था डिक्सन का बहुत, क्योंकि स्टॉक काफी भागा है। तो हमने उसको थोड़ा रैशनलाइज किया है, उसको वापस 4-5% पे लेके आए, क्योंकि वो काफी काफी तेज बढ़ गया। हम इसमें और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। थोड़ा सा 18-19 हजार पे हम अभी भी थोड़ा टेक्स्ट बुक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा वैल्यूएशन देखते हैं। हालांकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, बट हम और पोर्टफोलियोज पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे डीसीएक्स हम काफी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज में उनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। हमने केन्स टेक्नोलॉजी हमारे पोर्टफोलियो में, जो कि एक और स्मार्ट मीटर कम बाकी प्लेयर, तो उसने हमारे पोर्टफोलियो में अभी केन्स ने नया हाई लगाया था कल। आज भी ऊपर है इस मार्केट में। और हमारे पास सिरमा है।
तो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव है और हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह बेसिकली अपना रिस्क साइजिंग कर रहे हैं कि हम 4-5 नेम्स के थ्रू पूरा खेलें रादर देन एक पर्टिकुलर नाम पे डिपेंड होने पर। बट डिक्सन हैज बीन हमारे पोर्टफोलियो एट्रीब्यूशन एनालिसिस में वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहा है पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, ये टेक सेक्टर का ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर, आप ऑटो एंसिलरी पे भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे हैं, अब क्या आपका व्यू चेंज हुआ है या फिर वो सेम रहा है? सॉरी, ऑटो सेक्टर बोला आपने? जी जी हाँ जी। सी मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। 2025 में ओईएम्स में हमने एम&एम ऐड किया है, स्पेशली जब उन्होंने अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है और काफी बड़ा आपको नेक्स्ट ईयर में इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज में हमने कुछ नाम ऐड किए हैं। हमने डिप्स पे संधार टेक्नोलॉजी ऐड किया जब 500 के नीचे गया था। ये लॉक में मार्केट लीडर है, स्मार्ट लॉक्स बना रहा है, उसका पेटेंट इन्होंने अप्लाई किया है, प्लस व्हीकल के फ्रेम्स बनाता है। तो ओवरऑल मार्केट कैप कम है और वैल्यूएशन कम्फर्ट है थोड़ा सा, तो संधार हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। और हम और भी नाम इस स्पेस में देख रहे हैं। उनोविटा हमारा वन ऑफ द टॉप 5 होल्डिंग्स रहा है, पोर्टफोलियो में स्टेडी है। तो हम ऑटो एक्सीलरीज को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। कुछ हम कंपनीज देख रहे हैं जो डीसीज बना रही हैं ईवीज के। कुछ हम कंपनीज देख रहे हैं जो सिलेंडर्स बना रहे हैं सीएनजी के और बाकी चीजों के, जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट है, उनका जो वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो है उसका उनका जो वो 20-25% हो गया और उन्होंने गाइड किया है कि 30-40% होगा। और एक नई कैटेगरी जहां वो एंटर कर रहे हैं, अदर देन ड्रम्स और जो ट्रेडिशनल चीजें बनाते हैं, वो सिलेंडर्स और पैकेजिंग में जा रहे हैं सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो हम थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, ऑटो में स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन बेसिकली कंपटीशन है ईवी और हाइब्रिड वर्सेस ट्रेडिशनल उसका। तो आप अगर चाइना की अगर आप कंपनी देखिए, उनका मार्केट शेयर कितना बड़ा है। तो आई थिंक अगर आप ऑटो एंसिलरीज में फोकस्ड हैं और वैल्यू चेन मैपिंग करते हैं तो वहाँ अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा गुरमीत जी, ये आपका इंडियन होटल्स तो बखूबी खूब चल रहा है, आई मीन उसमें कोई दो राय भी नहीं है, आई मीन भागता घोड़ा है आपका। वो कुछ और ऐड किया आप लोगों ने होटल्स में, ट्रेवल्स टूरिज्म में? अभी हम कुछ देर पहले एक्सिको से बात कर रहे थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी उन्होंने आने वाले समय के लिए। कुछ और ऐड किया, कोई फ्रेश आइडिया? हमने लेमन ट्री ऐड किया था निचले स्तर पे अभी जी, जब 110, 105, 112 वाले लेवल्स पे थोड़ा सा लिया था, क्योंकि मिड सेगमेंट में इंडियन होटल्स थोड़ा सा लग्जरी, लेजर और बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा है। ये मिड अफ्लुएंट और बिजनेस को टैकल करता है और नई प्रॉपर्टीज ऐड हो रही है, मैनेज की रेशियो बढ़ रहा है, तो रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट प्ले एक हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि अब नया जो एयरपोर्ट का प्ले अब खाली एयरपोर्ट का नहीं है, कंजम्पशन प्ले भी है। एयरपोर्ट्स जो है आप कहते हैं दे बिकम लाइक अ मॉल और कंजम्पशन प्ले बन गया है। शहर के बाहर होते हैं, आपको एक रिटेल और कंजम्पशन एक्सपीरियंस देते हैं। तो हम और भी प्लेस वहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, जीएमआर को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रहे हैं। और जो ट्रैवल एयर ट्रैवल रिलेटेड प्लेस है, वहां पे हम थोड़ा फोकस करें। मुझे लगता है नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स रिवैम्प हो रहे हैं और एयरपोर्ट एज अ बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा फोकस है। अभी कुछ ऐड नहीं किया है, बट जल्दी कुछ करूंगा तो आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। बस एक जाते जाते पाजी एक स्टॉक और बताइएगा, टाइटन। इस समय कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू आपका इस वक्त? अब हो क्या रहा है कि टाइटन बैकफुट पे है, कंसिडरिंग आई थिंक ऑल प्रेशर पॉइंट्स, चाहे वो आपका थोड़ा सा धीमापन आपके मेरे ख्याल से वॉच सेगमेंट में है, और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स आपने देखे भी हों। एक सेगमेंट और है इनका आईवीआर, और उससे अच्छा अगर आप देखें प्योर ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कल्याण। आपका मत क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है? हमारे पास थोड़ा सा सेंको गोल्ड था पोर्टफोलियो में, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोजर बहुत नहीं लिया उसमें, तो इतना बड़ा प्ले नहीं आया। बाय द टाइम हम एक्सपोजर बढ़ाना चाहते थे, रन अप हुआ। टाइटन पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, बट अगर 3000 के थोड़ा नीचे आता है तो मेरी थोड़ा सा टेंडेंसी रहेगी। अब एक एक चीज जो इस मार्केट में वीरू जी सिखा रही है कि अगर रेपुटेशन अकेले पे बाजार रिटर्न नहीं देगा, और ये हमने बड़े बड़े नाम के साथ देखा है। एशियन पेंट्स देखिए 2200-2300 लेवल पे आ गया। कंपनी में कुछ ऐसा
प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते अर्निंग्स पे। तो वो चाहे बजाज फाइनेंस रहा हो या एशियन पेंट्स रहा हो या बहुत सारे ऐसे नाम है, टाइटन भी उसी कैटेगरी में, एवेन्यू सुपरमार्ट एक और नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थोड़े ब्रेकिंग डाउन लार्ज कैप्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी बनेगी कुछ। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस में मुझे लगता है वो काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है आप थोड़ा अगर आप सिलेक्टिव होंगे लार्ज कैप में तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको अच्छा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। अनफॉर्चुनेटली अब एफआईआई सेल ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन उतना सपोर्टिव नहीं है। तो आप ये देखिए जहाँ पे अर्निंग्स थोड़ा अच्छा है और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गया है, तो वहां पे मेरा अभी फोकस रिलायंस और आईसीआईसीआई में ज्यादा है। लार्ज कैप में थोड़ा आईटीसी पे है, टाटा पावर में, तो यहाँ पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मे बी अगर थोड़ा और करेक्शन आता है टाइटन में तो डेफिनेटली उस पे उसमें उसको कंसिडर करेंगे। जब भाजी आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, ये किसी का प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाय कॉफी या डीडीएलजे या फिर कुछ और? मतलब चाय कॉफी या दूध दही लस्सी जलजीरा, मतलब क्या डीडीएलजे? अच्छा, डीडीएलजे वैसा तो मेरा मतलब हम नॉर्थ इंडियन है, दिल्ली के हैं, तो चाय कॉफी इतना एक्साइट नहीं करता है ऑब्वियसली। लस्सी और कोल्ड कॉफी और ये चीजें ज्यादा एक्साइट करती है। मुझे मालूम है, पता है अनुज, दिल्ली में ना, हाँ, नोएडा में वैसे आज की तारीख में, पता है आज की तारीख में क्या होता है, जितने सोसाइटी में लड़के या फिर गुरमीत जी जैसे और मेरी उम्र के लोग ना क्रिकेट खेलते हैं सुबह सुबह, और यकीन मानिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वो मज़ा आता है ना अनुज, सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद मेरे ख्याल से लस्सी जलजीरा ही पीते होंगे, पक्की बात है ये। नहीं वो ठीक बात है वैसे। हाँ वैसे खैर गुरमीत वो, हाँ गुरमीत बोलिए। गरम दूध और जलेबी वीरू जी, वो फ्लेवर है, काढ़ा हुआ दूध और जलेबी। ठीक है, शो के बाद हम बात करेंगे असली फेवरेट ड्रिंक्स। ऑब्वियसली वो टीवी पे नहीं बात करेंगे, वो जो वीरू बता रहे थे असली फेवरेट। ठीक है वीरू? पक्का डन रहा। अच्छा आप आइएगा जनवरी में तो फिर गुरमीत जी से मिलेंगे किसी दिन मैच में। गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। अनुज जब आते हैं इंडस्ट्रीज पे, अनुज अगर मैं सिर्फ आज के पहले 5 मिनट को छोड़ दूं, बिल्कुल, जिसको काफ़ी हद तक स्पॉन्सर यूएस मार्केट ने किया है और फेड के निर्णय ने किया है, अदर देन दैट निफ्टी स्टेबल रहा, निफ्टी बैंक स्टेबल रहा, इनफैक्ट रिकवरी भी हुआ। व्यू कल के लिए बहुत सही बात कही आपने वीरू। पहले 5 मिनट का अगर आप सिर्फ एक गैप डाउन को हटा दें, उसके बाद मार्केट ने आज एक्चुअली कुछ किया नहीं है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहा है बेसिकली। लो है 23,870, हाई है 24,004, मतलब 130 पॉइंट का बैंड रहा है बस निफ्टी में। लेकिन मेरा अभी भी यही व्यू है जो मेरा लगातार 4-5 दिन से रहा है कि इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क मत कैरी करिए और न्यूट्रल रहिए। बैंक निफ्टी की क्लोज थोड़ी ख़राब है, थोड़ी कंपेयर टू निफ्टी। टुवर्ड्स दैन वहाँ पर थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अगर 51,500 के नीचे बंद होता तो बहुत ही ख़राब होता। निफ्टी की क्लोज उतनी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है निफ्टी की क्लोज। और हमने निफ्टी की क्लोज में एक चीज़ जो क्लचिंग टू स्ट्रॉस कहते हैं अच्छी की, 23,914 के ऊपर बंद हुए। हमने सुबह जो क्लोजिंग लेवल डिस्कस किया था वो 23,914 का था, क्योंकि वहाँ पर आप सीरीज टू डेट नेगेटिव हो जाते, तो एटलीस्ट उसको आपने होल्ड किया है। और जैसा आपने बात कही, अगर आज का आप मिड कैप का इंटरडे चार्ट देखें या आज का आप स्मॉल कैप का इंटरडे चार्ट देखें तो शानदार क्लोज है। इनफैक्ट आज असली पैसा बना है आपका स्टॉक्स में वापस। अगर आपने आज के गैप डाउन में स्टॉक्स खरीदे हैं, बहुत शानदार पैसा बना है आपको। इनको आप कैरी कर सकते हैं, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं उनको आप कैरी कर सकते हैं। स्टॉक्स में ही इस समय पैसा है, इंडेक्स में पैसा नहीं है, तो जहाँ पैसा है उसी को कैरी करिए। कुल मिलाकर ओवरऑल दिन ख़राब नहीं है, मेरे ख्याल से दिन ठीक ठाक है मार्केट का। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, डीलिंग रूम चेक लेते हैं और उसके बाद BTST कॉल्स लेते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। और फेडरल बैंक ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 205 से लेकर 208 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और पिछले आधे घंटे में हमने देखा है कि जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, यहाँ अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। नीचे के लेवल से फेडरल बैंक में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। अभी भी लगभग 1% तक की यहाँ तेज़ी बनी हुई है। इसके अलावा JSPL ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 910 के लेवल्स के लिए यहाँ वो HTBT की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि जो FNO में अनवाइंडिंग हो रही है और मेटल स्टॉक्स में जो FI DI की बिकवाली चल रही है,
उसके कारण JSPL जैसे स्टॉक्स में प्रेशर आगे जाके भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, तो फेडरल बैंक में डीलर्स की तरफ से BTST और JSPL में STBT। चलिए हमारे पैनल से BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। शिल्पा जी क्या कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल अनुज जी, मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ ही जाऊंगी। अगेन वो डे हाई पे ही है, मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट लेवल। तो BTST भी आप इसको फॉर 3850 ले सकते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस आप एलिवेट कर सकते हैं, 3750 तक ले सकते हैं। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स बहुत शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 44 रुपए ऊपर। मानस आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेन जी, मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसल्टेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट मुथूट फाइनेंस में देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2109 2109 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके फ्यूचर में, और 2200 रुपए 2200 के टारगेट सेट करेंगे इसके फ्यूचर में। अगर चाहें तो 2140 का कॉल ऑप्शन 29 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 50 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट को पहले रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? BTST STBT? तो यहाँ पे बायोकॉन में BTST करने की सलाह होगी। एक अच्छे स्विंग लो से बाउंस हुआ है और करीबन 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 342 के नीचे स्पॉट बिलो 342 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी, और टारगेट होगा 365 365। ओके, बायोकॉन यहाँ पर एक बाय कॉल 365 के टारगेट। रचना जी आपका ट्रेड कल के लिए? जी मेरा ट्रेड OFSS के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा। 12820 के करीब है ये, इसको लॉन्ग करेंगे हम। 12700 पे ऐसे लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 13000 और उसके बाद 13150। ओके, प्रकाश सर आप क्या पिक करेंगे? करूंगा तो लॉन्ग, बहुत हाई रिस्क ट्रेड है, मेक और ब्रेक जोन पर है मार्केट। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडस टावर, ट्रेड कर रहा है 346, स्टॉप होगा 340, 6 रुपए के करीब स्टॉक है। अपसाइड टारगेट 360 के नजर आते हैं, अगर अपमूव मिला तो 360 भी पॉसिबल है इंडस टावर में। ओके, तो इंडस टावर ये हो गई गावस्कर की ट्रेड। गावस्कर कह रहे हैं थोड़ी सी हाई रिस्क ट्रेड रहेगी ये। चलिए, रिस्क है तभी मार्केट में आपको पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको बैन का अपडेट बताते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अपडेट्स हैं और 2 स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। एक है PNB, ये कल भी था पैन का कैंडिडेट, और उसके अलावा LTF 93% पोजीशन, लार्सन ट्यूब्रो फाइनेंस। उसके अलावा जो बैन से बाहर आ सकते हैं स्टॉक्स, उनमें शामिल है नैल्को 79% पोजीशंस, चंबल फर्टिलाइजर्स भी 79% पर, और RBL बैंक 80% पर। अब वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, मार्केट ब्रेथ मैं जानना चाहूँगा आज कैसी रही? मार्केट ब्रेथ इंटरेस्टिंग थे जो आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे, स्लाइटली इंप्रूव थे मेरे ख्याल से। लास्ट 2-3 सेशंस में 150 शॉर्ट थे, आज ये करीब 122 हैं, तो थोड़ा ठीक है। बट आज एक चीज़ अच्छी है कि वर्सेस 22 यस्टरडे और वर्सेस आई थिंक 32 डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों से अगर आप कंपेयर करें तो लॉन्ग जाने की टेंडेंसी आज ज़्यादा थी। और आप देखिए आज क्या क्या हुआ। इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, ल्यूपिन, BSE में स्टिल आज बुल्स ने अपनी ग्रिप को छोड़ा नहीं, और ओरेकल फाइनेंशियल्स को ग्रिप को अगर आप देखें उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। अबाउट इंडिया फार्मा में शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू कर रही है, सिप्ला में शॉर्ट कवरिंग थी, IOC में, HPSL में शॉर्ट कवरिंग थी। अब आएगी आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट की स्लाइड। ये कौन सा स्पेस था? LTI, माइंट्री, कमेंस, ABB, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, स्कॉट्स कुबोटा, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जियो फाइनेंशियल्स में शॉर्ट था, स्कॉट्स में शॉर्ट था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी डिलीवरी में नाल्को, पिरामिड एंटरप्राइजेस, नवीन, एंजल, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आपकी स्क्रीन पे। और एक बार एक स्टॉक लेके आइएगा आज जो मेरे ख्याल से एक बहुत विन विन सिचुएशन में जा रहा है, कोफोर्ज एट 96700। मेरे ख्याल से दिस सेशन कंप्लीटली बिलोंग्स टू कोफोर्ज। क्या गजब का मूव दिया इसने। कोफोर्ज एट ऑल टाइम हाई। अनुज, मैंने कम से कम सुबह से इस पे कम से कम तो गिन के 10 बार बात की होगी, और आया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की क्या खूबी होती है अनुज, 10 डे में टेस्ट किया और 2% ऊपर ऐसे बाजार में। वीरू, जैसे हम सुबह कह रहे थे ना, कई बार गलती में भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल आता है, तो आज सुबह गलती से हमने ये चार्ट दिखा दिया था स्पॉटलाइट में, लेकिन असली स्पॉटलाइट यही रही वैसे। और नीचे खुला और एकदम 9188। चलिए 9200, 9250, 300 हर लेवल पर आपको मौका दिया इसने, और फाइनली 9650 एक फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ पर ये बंद हुआ। चलिए अब इस कार्यक्रम के आखिरी लेग पर आते हैं। जी हाँ, मार्केट का पंचनामा का टीज़र, और श्रेया हमारे साथ ही आज तो स्टूडियो में। श्रेया,
बताइए क्या सवाल पिक किया आपने? बिल्कुल सर, मैंने लिंक खोला और सवाल है काफ़ी आज भी ज़्यादा बाजार में लगातार जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर जो सेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे फार्मा सेक्टर, उस पर ही सवाल है। अपोलो हॉस्पिटल, सोमेन रॉय जी पूछ रहे हैं अपने डे हाई के करीब है, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत पैसा बना रहे हैं और हॉस्पिटल्स बहुत पैसा बना रहे हैं खैर, और इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। खैर मेरा मतलब इसमें थोड़ा सा मिक्स भी होता है क्योंकि पर्सनली मैं काफ़ी इस चीज़ के अगेंस्ट होता हूँ, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चाहे अपोलो हो, चाहे मैक्स हो, चाहे यथार्थ हो, ये सब हॉस्पिटल्स अब प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बन गए हैं ये, और काफ़ी इन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में कैपेसिटी भी रैंप अप की है, काफ़ी बेड्स भी ऐड करे हैं, बिल्स भी काफ़ी हाई होते हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी स्पेस में मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभिनव का सवाल लेते हैं। आज लूजर्स में बजाज फाइनेंस शामिल है, 2.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस में इनकी होल्डिंग है, क्या करना चाहिए फिलहाल? बने रहने की सलाह की एग्जिट? बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस बहुत क्यूरियस केस रहा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे श्रेया, तो अब ये स्टॉक मेक और ब्रेक जोन में है, क्योंकि एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर है। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप देखें अपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो से एग्जैक्ट बीच में मतलब 1 रुपया भी ऊपर या नीचे का फ़र्क नहीं है। इसके आप 52 वीक हाई और लो की अगर प्लेट एक बार फायर कर देंगे तो अपने 52 वीक हाई से 11.7% और 52 वीक लो से 11.7% दूर है, और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर है। तो ये एक वो क्लासिकल केस है जिसमें जैसे कहते हैं ना, वो पेंडुलम किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है। तो 7800 का हाई, 6187 का लो, इस समय 6900 पर स्टॉक है। मेरा ये मानना है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और हर साल ये आपको एक करेक्शन देता है, एक बड़ी करेक्शन देता है, उसमें आपको इस स्टॉक को लेना चाहिए अगर आपने पहले नहीं लिया हो तो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेडिंग भी उस पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में इसमें आप पैसा बना नहीं पाएंगे। देखिए कोई पैटर्न ही नहीं है इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ 200 डे मूविंग एवरेज पर है और एग्जैक्ट 52 वीक हाई और लो के बीच में। चलिए 335 पर शेयर और मैं आपके साथ जुड़ेंगे वापस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ये सारे के सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। एक दो स्टॉक्स देखते हैं आज जहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी है। वो बजाज ऑटो का चार्ट लेकर आइए। क्या फर्स्ट साइंस ऑफ बॉटम है यहाँ पर स्टॉक में? एक इतनी बड़ी करेक्शन के बाद आज ये स्टॉक फाइनली डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। मानस, एक बार बजाज ऑटो अगर आपने पढ़ा हो तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, अपने हाई से 30% नीचे, 200 डे मूविंग एवरेज से करीब 800 रुपये नीचे। कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए अभी वेट करना बेहतर है, क्योंकि जब से इसने 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया है, तब से लगातार ये 10 डे मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस फेस करता है, 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाता भी नहीं है। तो अभी भी थोड़ा जल्दी है, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करें। खरीदारी करेंगे 9185 के ऊपर, 9185 के लेवल ब्रेक होंगे तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज खरीदारी ना करें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो एक सपोर्ट है 8740 पे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, बजाज ऑटो 8975 स्ट्रॉन्ग पुल बैक, बट बहरहाल अगर आप जाते जाते देखें जिन काउंटर्स में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और है, वो जो पॉलीकैब, ये पॉलीकैब डायरेक्टर साहब किसकी कॉल थी बताइए? कार्यक्रम में कॉल गई थी, मेरे ख्याल से मैंने नोट करी भी थी। पॉलीकैब आशीष चतुर्मोता जी की कॉल थी। यस, ये क्लोज हो रहा है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में। ये तभी मैंने ये प्रश्न पूछा भी था, क्या खूबसूरत कॉल थी, और ये यहाँ नहीं दी थी इन्होंने, मेरे ख्याल से 74.10 74.20 के आसपास दी थी। तो लगभग 100 रुपये का स्विंग दिया इस स्टॉक ने इस कार्यक्रम के दौरान। और जिन काउंटर्स ने बहुत अच्छा एक स्विंग दिया इस कार्यक्रम में ही, सिप्ला को लेके आइए 2% डे हाई पे क्लोज होता हुआ, अबाउट 200, अबाउट 10, अबाउट 20। और कोफोज का जिक्र हो चुका है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का जिसका जिक्र हुआ था शिल्पा जी की कॉल में, इस हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई 3801 के स्तर पे क्या खूबसूरत कर्व को यहाँ पे पकड़ा है शिल्पा जी ने, डे हाई पर आके क्लोज होता हुआ। उसके बाद लेके आइए ज़रा प्लीज़ एक परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में, सुबह इसकी बात भी हुई थी, जहाँ कोफोर्ज ने टेंडेमा को टेस्ट करके पुल बैक जनरेट किया। ये स्लाइटली बिलो गया था टेंडेमा के, बट क्या खूबसूरत, आई मीन ये दिन बिलोंग करता है परसिस्टेंट को और कोफोर्ज को। उसके बाद अगर फार्मा स्पेस में रहें तो एक बार प्लीज़ दिखाइएगा आइएगा टोरेंट फार्मा, क्या खूबसूरत क्लोज। मेरे ख्याल से मुझे आज टीम को सेलेक्ट करने में बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्या बेहतरीन और क्लासिकल ब्रेकआउट केस हैं इस वक्त फार्मा में। टोरेंट फार्मा 3466 पे ऑलमोस्ट इस दौर के
यानी पोस्ट मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और डिसअपॉइंटमेंट्स आज की इस सेशन में अगर कहीं पर सॉफ्टनेस थी तो याद रखिएगा इट्स कैपिटल गुड्स कंप्लीटली बेयर ग्रिप में। कमिंस इंडिया आपकी स्क्रीन पे डे लो पर, कमिंस इंडिया क्लोज होता हुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, एबीबी क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आज कैपिटल गुड्स में खासा सॉफ्टनेस थी और एक डिफेंस स्पेस का एचएल लेके आइएगा 2% नीचे। ये भी आज अपने 10, 20 और 100 और 50 के नीचे बंद होने की तैयारी करता हुआ। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अब अनुज के पास। इट्स कंप्लीटली फार्मा एंड मिड कैप आईटी। अनुज, ये दिन बिलोंग करता है उसको। बिल्कुल वीरू, और मार्केट में आज ओवरऑल इतना ख़राब नहीं था मार्केट, क्योंकि जहां हम खुले बस वहीं हमने लो बना दिया और उसके बाद ठीक है रिकवरी नहीं आई बहुत ज़्यादा निफ्टी में, लेकिन रिकवरी आई मिड कैप्स और स्मॉल कैप में। देखिए निफ्टी 240 पॉइंट नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट नीचे बंद हुआ, मतलब 1% हम नीचे बंद हुए, लेकिन निफ्टी आईटी 1% नीचे, सुबह 2% नीचे था। लेकिन मिड कैप देखिए 0.28% और स्मॉल कैप भी सिर्फ 0.5%, ये दोनों इंडेक्स 2% नीचे थे जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी। एडवांस डिक्लाइन जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 70 एडवांसिंग स्टॉक्स थे, जब दिन की शुरुआत की तो 70 एडवांसिंग स्टॉक्स थे, बाकी डिक्लाइनिंग थे। अब फाइनली 884 एडवांसिंग स्टॉक, मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट, भले ही डिक्लाइंस के फेवर में रही लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली आपको यहाँ पर। सेक्टोरल हीट मैप देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो सारे के सारे सेक्टर्स रेड में थे, आपको याद होगा। अच्छा, अभी भी रहे काफ़ी सेक्टर्स रेड में, लेकिन एक दो चीज़ें हुई। एक तो फार्मा बहुत शानदार तरीके से ग्रीन में बंद हुआ 1.7%, प्लस सुबह आपने देखा होगा ये सारे सेक्टर्स 2% नीचे थे। अब देखिए ऑयल एंड गैस सिर्फ 0.3%, रियल्टी सिर्फ 0.6, रियल्टी तो सुबह 2.5% नीचे था। पीएसयू बैंक सुबह 2.5% नीचे था, सिर्फ 0.6, पीएसयू इंडेक्स सुबह 2.5% नीचे था, 0.8, ऑटो इंडेक्स, आईटी, मेटल्स, ये सब में इंट्राडे में काफ़ी रिकवरी थी। कैपिटल गुड्स भी 1% नीचे। तकलीफ क्या थी, सारे इंडेक्स 2-2.5% नीचे थे, तो इसके लिए अभी भी आपको रेड में दिखाई देंगे, लेकिन लो से काफ़ी रिकवरी थी। और फार्मा तो आज का क्लियरली इंडेक्स ऑफ द डे रहा। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। निफ्टी में अब सिर्फ 2-3 फार्मा स्टॉक्स ही बचे हैं, वो तीनों टॉप पर थे। डॉक्टर रेड्डीज 4% ऊपर था, सिप्ला 2% ऊपर था, सन फार्मा 1.5% ऊपर था, और अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ हद तक अगर आप इसको फार्मा में इंक्लूड करना चाहें, वैसे हॉस्पिटल स्टॉक है तो ये भी करीब 1% ऊपर था। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज थोड़ी रैली थी, बीपीसीएल करीब 1.5% ऊपर था, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज में आज थोड़ा सा पुल बैक था, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, श्रीराम फाइनेंस ने आज थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, एसबीआई लाइफ टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी दिखाई इसने। लेकिन नीचे क्या थे, नीचे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस यानी हमारे B2 दोनों 2.5% नीचे, JSW स्टील 2.5% नीचे, एशियन पेंट्स लगातार वीक रहा है, आज एक फ्रेश 52 वीक लो, करीब 2.5% नीचे रहा ये स्टॉक। लेकिन प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर रिलायंस ने, ICICI बैंक ने, इन्फोसिस ने, TCS ने, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी के ऊपर आज प्रेशर डाला, HDFC बैंक ने। तो ये 5 स्टॉक्स थे मेनली, जिसकी वजह से निफ्टी अभी भी करीब 240 पॉइंट नीचे रहा, लेकिन मार्केट आज इतना ख़राब नहीं था जितना आपको निफ्टी दिखा रहा है। ओवरऑल मिड कैप्स में तो अच्छी खासी रिकवरी थी। बिल्कुल जी हाँ, आप इस स्क्रीन को देख के आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट सुबह भले ही गमगीन थी पर शाम कुछ हद तक रंगीन थी। और जब रंगीन शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं ना तो जहन में एक ही चीज़ आती है, क्या है वो है शुक्रवार। जी हाँ, आपको और हमको सबको इंतज़ार होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फ्राइडे अच्छा हो। और एक छोटे से विलंब के बाद श्रेया और अनुज उपस्थित होंगे आपके लिए लेकर मार्केट का पंचनामा CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिए।